हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका प्रतिभा एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है EMRS 2025 का एग्जामिनेशन 14 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग लेके आए आपके सामने महा मैराथन। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका कंप्लीट 60 मार्क्स का रिवीजन हो जाएगा और आपका जितना भी मार्क्स आ रहा है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, NEP करेंगे और आपका केस स्टडी करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जिनको भी निकालना है EMRS का प्री, ये टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज और आपका NEP, ये टोटल आपका 60 मार्क्स का है। इसमें आपको 55 प्लस लाना ही होगा। आप अपने कंपटीटर को कम नहीं आंक सकते हो क्योंकि उनका लेवल काफ़ी हाई होगा। तो आप इसमें काफ़ी स्कोर कीजिए, आप इसका टेस्ट दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके अंदर सोच डेवलप नहीं होगा। तो टेस्ट दीजिए और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो उस सारे के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देखिए कि मैं आपको कैसे करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपके अंदर एक सोच डेवलप होगा जिससे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो ये बात समझ में आ गया। ये सारा क्वेश्चन जो होता है ये आपके ऑफिशियल सिलेबस पे बेस्ड होता है। यही आपका ऑफिशियल सिलेबस है। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये देखो आपका ये टोटल 60 नंबर का सिलेबस है। इसी पे ये बेस्ड सारे PYQ क्वेश्चंस हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, टीचिंग एग्जाम में। एक सिंगल क्वेश्चन भी मैं आपको अपने घर से नहीं करवा रहा हूँ। लेकिन एक बात तो आपको ही पता है दोस्तों, EMRS का एग्जामिनेशन तो एक ही हुआ है ना, तो EMRS का तो एक ही सेट होगा। बाकी DSB, KVS, NVS सारे के पेपर का ये निचोड़ है। तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ही तो क्वेश्चन आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। दोस्तों देखो, आज मैं आप लोगों को फ्री क्लासेस NEP का इंट्रोडक्शन प्लस टॉप 500 PYQ का फर्स्ट क्लास करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे, जिसका वीडियो शाम तक आ जाएगा। तो आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी अभी टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपको बताया जाएगा और आपको EMRS कंप्लीट बैच के बारे में भी पता लगेगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर 9430851094 पे डेली कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज जो आपका चल रहा है, जो आप क्लास में बात करते हो, वो कहाँ पे चल रहा है। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्रतिभा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपको वहाँ पे मिलेगा कंप्लीट EMRS टेस्ट सीरीज। उस पर आपको जाना है। वहाँ पे आपको 40 मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपका 2 जो मॉक टेस्ट है वो कम्प्लीटली फ्री है। इस मॉक टेस्ट में आपका GK है 10 मार्क्स का, कंप्यूटर है आपका 15 मार्क्स का, रीजनिंग है आपका 15 मार्क्स का, NEP है 10 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका 30 मार्क्स का, डोमेन है आपका 20 नंबर का, हिंदी है आपका 10 नंबर का और इंग्लिश है 10 नंबर का। दोस्तों, हमने आप लोगों के कहने पे ही हिंदी इंग्लिश भी ऐड कर दिया है ताकि आप लोग को पता चल पाए कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश में पास कर भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ये जो आपका हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, ये सारा आपका टीचिंग एग्जाम का ही होगा। एक सिंगल क्वेश्चन हम लोग अपने से फ्रेम करके नहीं डालेंगे क्योंकि दोस्तों देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश ना आप लोगों के पूरे मेहनत को बिगाड़ सकता है और कट ऑफ को लो भी करवा सकता है। आप मानिए या ना मानिए, पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में फेल हो गए थे जो CBSE ICSE बोर्ड के थे, और जो आपके बिहार बोर्ड, UP बोर्ड वगैरह के थे वो इंग्लिश में फेल हो गए थे। इसलिए हमने आपका कंप्लीट टेस्ट बनाया है और 2 मॉक टेस्ट फ्री दिया है। ये टेस्ट सीरीज देखिए आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये वाला टेस्ट सीरीज और ये वाला टेस्ट सीरीज आपका फ्री है। आप जाइए प्रतिभा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे ये दोनों आपको मिल जाएगा। सपोज करते हैं कि आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप मैसेज कीजिए 9430851094 पे, आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सवाल आता है कि अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो क्या, तो आप इस 40 मॉक टेस्ट के सीरीज को आप परचेज कर सकते हो। इसका कॉस्ट अभी 389 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी आपको कितने में पड़ जाएगा, 289 में, क्योंकि अभी कूपन चल रहा है टेस्ट 100। ये टेस्ट 100 लगा दोगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको पड़ जाएगा 289 में। मान लो आप वहाँ से परचेज नहीं कर सकते हो तो आप फिर मैसेज कर देना 9430851094, हम लोग आपको ये दिलवा देंगे। लेकिन दोस्तों, आप टेस्ट डेली दीजिए। देखिए, टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग आपको PDF भी देंगे। जैसे देखो, आपका फर्स्ट टेस्ट था 1 नवंबर का, आपने मान के चलो स्कोर किया इसमें 72 मार्क्स, तो यहाँ आप लिखो कि आपका रॉन्ग नंबर क्या है, रीज़न क्या है मिस्टेक का, ठीक है। बाकी इससे फ़ायदा क्या
क्या होगा, जब आपका टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा 1 तारीख से, जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वो जितने भी गलत क्वेश्चन होंगे ना, वो सारा क्वेश्चन आप लोग दोबारा से कर लेना। क्योंकि ये बात मानते हो कि नहीं, एक बार जो हम लोग पहली बार में सही कर देते हैं, उसको आपको मैं नींद से भी उठा लूँगा तो आप सही कर दोगे, ठीक है। और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपका डोमेन है ना, इसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लोग ना अंदर ही में एकदम खुश रहते हो कि अरे मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड तो सही है, डोमेन तो सही है, एनईपी सही है। भैया किसका सही नहीं है ये आप बताओ ना। कोई भी बच्चा, ये जो आपका 30, 20, 50 और 10 नंबर है आपका एनईपी 60 नंबर, कोई भी बच्चा इसमें अच्छा स्कोर कर लेगा अगर वो 1 महीना भी ढंग से पढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये 60 नंबर जो है ना, इसमें आप हमेशा 55 प्लस लाने का कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता है दोस्तों, ये जो आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी सब है, इसमें ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो आपको 14 लेके आ जाएंगे, रीजनिंग में 14 लेके आ जाएंगे। ये जीके का बात हटाइए, इसमें सबका नंबर गड़बड़ होगा। तो आपका इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना जरूरी है। और ये कहीं पे आपको 40 फुल लेंथ मॉक नहीं मिलेगा। और मैंने आपको डेमो भी 2 दिया है, क्योंकि हमको अपने कंटेंट पे भरोसा है। अगर आप एक बार चले गए और टेस्ट दे लिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बेस्ट है। आप दोबारा से कहीं और जाओगे नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पे आके मॉक दोगे। और हमारा इंटरफेस देखो, बस आप लोगों के लिए बनवाया है, एकदम टेक्स्ट बुक की तरह, एकदम बेस्ट इंटरफेस है। आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो हिंदी में भी क्वेश्चंस खुल रहे हैं और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपके खुल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको ये 289 में मिल जाएगा। बाकी अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आपका ये 40 मॉक टेस्ट फ्री रहेगा, आपका ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, जैसे कि आपका रीजनिंग जनरल अवेयरनेस का नोट्स मिल जाएगा, आपका कंप्यूटर का नोट्स मिल जाएगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, सबसे बड़ा बात हमने हिंदी और इंग्लिश का भी नोट्स ऐड कर दिया है, आपको हिंदी इंग्लिश का भी नोट्स मिल जाएगा। एक तरह से आपका ये कंप्लीट पैकेज है, प्लस आपका 40 टेस्ट इसमें क्या है, फ्री है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा 599 में। और इसके साथ सबसे बेस्ट बात है कि आपका टेस्ट फ्री है, आपको टेस्ट के लिए अलग से 289 या 389 पे नहीं करना होगा। तो इसके लिए आपका कूपन क्या है, सेव 100। अगर आप फिर भी आपको नहीं मिल पाता है तो आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। इसके बाहर आपको कुछ भी मार्केट से एक सिंगल बुक भी नहीं खरीदने का ज़रूरत होगा। यही वाले बैच में मैं आपको कंप्लीट ये वाला बुक करवाऊंगा। और ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर है, 1200 क्वेश्चन है, और 12 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, एक दिन में 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें इससे ज्वाइन होना तो इससे ज्वाइन हो सकते हैं, इससे तो इससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश वगैरह का नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका जो भी होगा क्वेरी, आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट सिस्टम इज रिकमेंडेड फॉर हायर एजुकेशन अंडर एनईपी 2020? आपसे पूछ रहा है नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए किस प्रणाली की सिफारिश की गई है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जो आपका एनईपी होता है ये क्या होता है। तो एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या होता है आपका? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो सवाल उठता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्यों लाना पड़ा। दोस्तों देखो, जो हमारा पुराना एनईपी था वो कब आया था, तो आप लोग बोल दोगे ना कि जो आपका पुराना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था वो आपका 1986 में आया था। और इसके अंदर जो प्रोविज़न थे और जो प्रोविज़न अभी हमारे देश को ज़रूरत था, उसमें ज़मीन आसमान का क्या था, चेंजेस था, दिक्कत था इसमें। क्योंकि इसमें क्या था, आपका रोट लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन जो आपका एनईपी है इसमें आपका क्रिएटिव इनोवेटिव लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा देश अब जिस स्थिति में जा रहा है, उस स्थिति में हम लोगों को मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न शिक्षा नीति का जरूरी था। इसी वजह से आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू वाला आया। सवाल आता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो कब बन के तैयार हुआ था, तो आप लोग बोल देना 31 मई 2019 को इसका ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया था। इस ड्राफ्ट को बनाया कौन था, तो बहुत सारे टीचर और बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके आपका एनईपी के ड्राफ्ट को 31 मई 2019 को तैयार कर दिए थे। फिर अब सवाल पूछा जाएगा कि इस कमेटी के हेड कौन थे, तो आप लोग बोल देना डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो थे वो आपके एनईपी 2020 के कमेटी के हेड थे। फिर सवाल आता है कि भारत सरकार द्वारा कब अप्रूव किया गया, तो आप लोग बोल देना 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को जो आपका एनईपी था उसको क्या कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो हमारे देश में आपका एनईपी लागू हो गया। अब देखो, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका एनईपी है इसको कौन लागू करता है, तो आप लोग बोलना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आपसे पूछते हैं उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो हायर एजुकेशन में यही बात बोला गया है कि अगर कोई साइंस का बच्चा है,
अगर कोई साइंस का बच्चा है और अगर वो म्यूजिक लेके पढ़ना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, इसमें रटने की बजाय समझने पर जोर दिया गया है ताकि बच्चों के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यानी समग्र विकास हो, यानी बच्चा फिजिकल, मेंटल और भावनात्मक रूप से विकास कर जाए। इसमें आप साइंस के साथ आर्ट्स पढ़ सकते हो, आर्ट्स के साथ कॉमर्स पढ़ सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें वोकेशनल कोर्स को भी इंक्लूड किया गया है ताकि कोई भी सिस्टम पे बोझ ना बने। यानी कोई अगर ड्राइंग में अच्छा कर रहा है तो उसको ड्राइंग में ही आगे बढ़ाओ, उसको ये मत बोलो कि तुम सरकारी नौकरी का तैयारी करो। समझ गए होगे आप बात? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि इसमें आप साइंस की जगह क्या ले सकते हो, म्यूजिक भी ले सकते हो। ठीक है, इसी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तरह से अपने विषय को मिक्स करो और मिक्स करके पढ़ाई करो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यानी आपसे बात कर रहा है जो आपके कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनका क्या गोल होना चाहिए NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों देखो, जो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी है ना, अभी क्या होता है हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, केवल बच्चा बुक पढ़ता है, नोट्स पढ़ता है और जाके एग्जाम को पास कर जाता है। लेकिन जो आपका NEP 2020 है ये इसके एकदम विरोध में है। जो आपका NEP 2020 बोलता है कि कॉलेज में केवल आपको बुक नहीं पढ़ना है, केवल कॉलेज में आपको पढ़ाई नहीं करना है, कॉलेज में आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। क्या करना है? रिसर्च करना है। जब आप रिसर्च करोगे तो क्या होगा, उससे नया नया चीज़ बनेगा, नया नया चीज़ का खोज होगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो जो आपका कॉलेज है उसका काम किस लिए होगा? रिसर्च के लिए होगा। कॉलेज जो है उसका क्या काम होगा? इनोवेशन के लिए होगा, यानी आप कुछ नया सोचोगे और कुछ नया बनाओगे। जैसे मान के चलो, अभी पता है कि पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, तो मान लो ये रवि नाम का बच्चा है, ये कोई भी कॉलेज में पढ़ता है, ये क्या किया, पानी से चलने वाला कार बना दिया। तो सोचो भारत का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। आप बोलोगे हाँ सर। इससे क्या होगा? रिसर्च और इनोवेशन से। क्यों इसको इंक्लूड किया गया है NEP 2020 में? ताकि भारत जो है ये आपका ग्लोबल स्तर यानी आपका वर्ल्ड लेवल पे क्या हो, एक तरह के लीडर बने। मोदी जी का प्रोजेक्ट है ना मेड इन इंडिया, तो उसी को प्रमोट करने के लिए आपका ये बनाया गया, ताकि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? कह रहा है छात्रों की संख्या बढ़ाना। NEP 2020 में बताइए स्टूडेंट बढ़े ना बढ़े, क्या मतलब है? बच्चा तो ऐसे भी एडमिशन लेगा ही। कह रहा है रोजगार देना, नहीं। कह रहा है केवल परीक्षा परिणाम, नहीं। ये तीनों नहीं होगा। रोजगार देना, अगर बच्चों के अंदर रिसर्च आ जाएगा, इनोवेशन आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, तो रोजगार खुद का खुद मिल जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी फॉर दुर्गा माँ। NEP 2020 के अनुसार स्नातक शिक्षा की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? दोस्तों देखो, आपका जो अंडर ग्रेजुएशन होता था पहले, वो कितने साल का होता था? तो आप बोलोगे 3 इयर्स का। लेकिन अभी जो आपका होगा वो कितना होगा? तो 4 ईयर का होगा। इसमें जो आपका पहला साल होगा, जैसे ही आप पहला साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे आपने मान के चलो एडमिशन लिया BSc साइंस में, ठीक है, आपने लिया BSc साइंस में एडमिशन, तो जैसे ही आप पहला साल कर लोगे आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया ये बात? आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गया। जैसे ही आप 2 साल कंप्लीट करोगे आपको मिलेगा डिप्लोमा। क्या मिलेगा आपको? डिप्लोमा। और 3 या 4 साल के बाद आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री। ठीक है, तो यही आपका पैटर्न है किसका? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान के चलो ये जो बच्चा है, एक राहुल नाम का बच्चा है जो BSc कर रहा था, ठीक है, वो 2 साल तक पढ़ाई किया BSc साइंस का। उसके बाद ना उसके घर का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं रहा तो वो जॉब ज्वाइन कर लिया। तो 2 साल बाद अगर वो निकलेगा तो उसको कौन सा डिग्री मिल जाएगा? डिप्लोमा। और फिर उसको मन हुआ कि अब हम आके लौट के फिर से पढ़ाने लगे तो उसको क्या मिलेगा? तो उसको मिल जाएगा डिग्री। समझ में आया? यानी वो बाद में आके पढ़ाई जारी रख सकता है। तो पहला साल सर्टिफिकेट, दूसरा साल डिप्लोमा और 4 साल के बाद आपको डिग्री। क्लियर हो गया? बीच में इसमें बच्चा ज्वाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप बोलोगे हाँ हो सकता है। स्टूडेंट को इसमें विकल्प मिलता है। इससे क्या होगा? पढ़ाई करना आसान होगा। पहले लोगों को जो जॉब करने की वजह से जॉब मतलब छूट जाता था, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 4 ईयर, ऑप्शन सी। चलिए बताइए 4, क्वेश्चन पढ़िए 4 का। देखो कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन इज प्रपोज्ड अंडर NEP 2020 फॉर हायर एजुकेशन। दोस्तों देखो, जो आपका हायर एजुकेशन पहले क्या होता था, भारत में आपका एक अभी है UGC जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, और एक था आपका AICTE। ठीक है,
ये दोनों आपका इंस्टीट्यूट था। AICTE जो था ये आपका टेक्निकल को देखता था, UGC जो है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये पूरे को देखता था। लेकिन भारत सरकार ने NEP 2020 में निर्णय लिया कि वो आपका HECI बनाएगी। क्या बनाएगी? HECI बनाएगी। और ये आपका एक अम्ब्रेला संस्था होगा। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपका UGC भी काम करेगा, AICTE भी काम करेगा, और सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए क्या होगा? नियम जो होगा वो आपका सेम बनाएगा। कौन बनाएगा? HECI बनाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपका एक तरह से अम्ब्रेला की तरह संस्था काम करेगा जो आपका उच्च शिक्षा का क्वालिटी देखेगा भारत में, और सारे यूनिवर्सिटीज सारे कॉलेज के लिए जो नियम होगा वो सेम होगा, साफ होगा और सरल होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर दुर्गा माँ। चलिए 5 बताइए। मैं आप लोग को 10 सेकंड का पढ़ने का टाइम देता हूं ताकि आप लोग उसको पढ़ें और आप लोग खुद से आंसर कीजिए। देखो कह रहा है व्हाट डज ए मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी मीन अंडर NEP 2020। दोस्तों देखो, मल्टीडिसिप्लिनरी का बात कर रहा है, इसका मतलब हुआ एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको अलग अलग विषय को पढ़ने का क्या है? सुविधा है। जैसे अलग अलग विषय, जैसे आपको आर्ट पढ़ने का सुविधा है, साइंस को पढ़ने का सुविधा है, ठीक है, कॉमर्स को पढ़ने का सुविधा है, ठीक है, आपके पास स्किल सीखने का सुविधा है। ऐसे यूनिवर्सिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है? ये इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि NEP 2020 में क्या था? मैंने आपको बोला था ना कि कोई अगर साइंस का स्टूडेंट है और अगर म्यूजिक लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो वो कहाँ पे पॉसिबल होगा? आपका मल्टीडिसिप्लिनरी में पॉसिबल होगा। इससे क्या होगा? बच्चा लोग का जो लर्निंग होगा वो ब्रॉड होगा और बैलेंस्ड होगा। इससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग दोनों का क्या होगा? बढ़ावा होगा। जैसे देखो एक यूनिवर्सिटी का बात करते हैं। एक यूनिवर्सिटी है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे आपका आर्ट्स का भी पढ़ाई हो रहा है और आपका ह्यूमैनिटीज़ का भी पढ़ाई हो रहा है। समझो, आर्ट्स का भी पढ़ाई हो रहा है और आपका ह्यूमैनिटीज़ का भी पढ़ाई हो रहा है। यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग का भी पढ़ाई हो रहा है, सारा चीज़ का पढ़ाई हो रहा है। अब मान के चलो कोई बच्चा है, जैसे IIT दिल्ली एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पे इंजीनियरिंग का भी पढ़ाई हो रहा है IIT में, यहाँ पे आर्ट्स का भी पढ़ाई हो रहा है और यहाँ पे आपका ह्यूमैनिटीज़ का भी पढ़ाई हो रहा है। तो अब सोचो ये जो बच्चा होगा IIT में इंजीनियरिंग करेगा तो ये बच्चा इंजीनियर भी बनेगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? और आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ रहा है तो आर्टिस्ट भी बन रहा है। तो बच्चा दोनों बन सकता है, ठीक है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। तो राइट ऑप्शन कह रहा है जो कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि सभी विषय प्रदान करता हो। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, बताइए एक ही यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको अलग अलग विषय को पढ़ने का क्या हो? सुविधा हो। क्लियर? चलिए 6 बताइए। देखो कह रहा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF क्यों बनी? दोस्तों देखो, जो आपका NRF है इसको इसी वजह से बनाया गया था ताकि ये क्या कर सके? जो भी रिसर्च को फंड कर सके और उसको सपोर्ट दे पाए। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो ना, जिससे क्या होगा? NRF का, जिससे मान के चलो, मान लो ये कौन है? ये मान लो रवि है। रवि को आइडिया आया कि हम लोग पानी से चलने वाला कार बनाएंगे, तो अब उसके लिए उसको पैसा लगेगा। तो कौन देगा? आपका NRF देगा। जो आपका NRF है ये अच्छे आइडिया वाले छात्रों को क्या देती है? पैसे देती है, मनी देती है और गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ये क्यों देती है? ताकि जो स्टूडेंट्स है वो क्या करें? रिसर्च कर पाएँ। तो टीचर और स्टूडेंट को ये सपोर्ट करती है ताकि वो लोग रिसर्च का माहौल को क्या कर पाएँ? क्रिएट कर पाएँ। और इंडिया में आपको इससे फ़ायदा क्या होगा? इनोवेशन कल्चर बढ़ेगा। ठीक है, तभी मोदी जी का जो सपना है मेड इन इंडिया वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा? कह रहा है आपका शिक्षा के निजीकरण के लिए नहीं, गलत। कह रहा है केवल परीक्षा सुधार के लिए, गलत। कह रहा है फॉर टीचर ट्रेनिंग, गलत। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। चलिए 7 बताइए। देखो कह रहा है आपका NEP 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC का उद्देश्य क्या है? दोस्तों देखो, जो आपका ABC है ना, जैसे आपका कैसे आधार आ गया उसी टाइप से आपका ABC है। जो आपका ABC है इसका सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म पूछता है, तो याद रखिएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट जो भी, मान लो आपने किया BSc, तो आपने BSc जो भी किया तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा? क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। ये क्रेडिट पॉइंट जो होता है आपके ABC में क्या होगा? सिक्योर रहेगा, यानी ऑनलाइन
ऑनलाइन बैंक के थ्रू है, ऑनलाइन बैंक के थ्रू है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया बीएससी प्रोग्राम में, किस में लिया, बीएससी प्रोग्राम में। आपने पहला साल किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल किया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, फिर आप जॉब करने कहीं चले गए तो ये जो आपका क्रेडिट है ना, ये आप क्रेडिट मान लो यहाँ पे आपने क्रेडिट स्कोर किया 20 नंबर, तो ये क्रेडिट आपका कहाँ होगा, यहाँ पे स्टोर रहेगा। यानी जब आप दोबारा से लौटोगे तो ये 2 साल आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये 2 साल का मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट थर्ड ईयर से क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। तो इससे क्या हो गया कि जो अभी आपका 2 साल पढ़ा हुआ था वो आपका सुरक्षित रह गया। जैसे मान लेते हैं कि बीएससी कंप्लीट करने के लिए आपको 40 पॉइंट चाहिए, तो 2 साल आपने पढ़ लिया, 20 पॉइंट आ गया, ये आपका एबीसी में स्टोर्ड है, और जो बचा 20 वो आप जब आओगे तो आप पढ़ के उसको यूज कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पढ़ाई होगा वो फ्लैक्सीबल बनेगा और पोर्टेबल बनेगा, ठीक है। तो जो आपका क्रेडिट होता है एबीसी में वो क्या होता है, सुरक्षित होता है और उसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। एबीसी का फुल फॉर्म होता है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। कह रहा है कॉलेज को फंड देना इसका काम नहीं होता है, कॉलेज को फंड देना आपका किसका काम है बताइए, आप लोग बताइएगा, यूजीसी का, एनआरएफ का, किसका, ठीक है, बताइए। फिर आपसे कह रहा है कि टू डिस्टली स्टोर एकेडमिक क्रेडिट, टू मॉनिटर एग्जाम, टू प्रोवाइड लोन टू स्टूडेंट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बजरंगबली, टू डिस्टली स्टोर एकेडमिक क्रेडिट, ठीक है। वही तो आगे चल के ट्रांसफर होगा, आप बोलोगे हाँ सर। 8वां बताओ, कह रहा है कि नीति के अनुसार कॉलेजों को ऑटोनोमस बनाने का उद्देश्य क्या है। देखो दोस्तों, आपका यूनिवर्सिटी भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक होता है स्टेट यूनिवर्सिटी, एक होता है आपका डिम्ड यूनिवर्सिटी और एक होता है आपका ऑटोनोमस। ऑटोनोमस एक ऐसा यूनिवर्सिटी होता है जिसके पास ये फ्रीडम होता है कि वो अपना सिलेबस खुद से तैयार कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम खुद से तैयार कर सकते हैं, अपना सिस्टम खुद से तैयार कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए वो जो भी रूल्स एंड गाइडेंस है उसके लिए बार बार कहीं जाना नहीं पड़ता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी ऑटोनोमस कॉलेज होगा उसको गवर्नमेंट के काम से कोई मतलब नहीं है, ना गवर्नमेंट का डिसीजन को फॉलो करना है, लेकिन हर बात के लिए वो अप्रूवल लेने नहीं जाएगी, एक बार ही उनको अप्रूवल मिल जाता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का टाइम बचता है, बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपका ऑटोनोमस कॉलेज होता है ये आपका सिलेबस, एग्जाम और अपने सिस्टम को खुद तय करता है। तो आप लोग देखते हो कि बहुत सारे बच्चे जो बाहर से करते हैं, ऑटोनोमस से कॉलेज से करते हैं, उनका परसेंटेज वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि टीचर भी वही, क्वेश्चन बनाने वाला भी वही, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग फ्रीडम। फास्ट करने के लिए ही कॉलेज को ऑटोनोमस का दर्जा दिया जाता है। चलिए 9 बताइए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा वो या तो 1 साल का होगा या तो 2 साल का होगा, ठीक है। क्योंकि यूजी कितना साल का है, देखो अगर आपका यूजी 4 साल का है तो जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो 1 साल का रहेगा, ठीक है। और अगर आपका यूजी 3 साल का है तो जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो आपका 2 साल का रहेगा। तो ऐसे याद रखना, यूजी अगर 4 साल का तो पीजी आपका 1 साल का, अगर आपका यूजी 3 साल का तो पीजी आपका 2 साल का, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो कह रहा है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। दोस्तों देखो, जो आपका मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है ये क्या हेल्प करता है। जैसे मान लेते हैं कि अंकित नाम का एक बच्चा है, अंकित नाम का एक बच्चा है, ये 2 साल तक जॉब किया और 2 साल पहले ये 2 साल का डिप्लोमा कर लिया था, ठीक है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम से ये फ़ायदा होगा कि इस बच्चे का मान लो जॉब इसको करने का मन नहीं है, जॉब छोड़ दिया, सोचा कि सरकारी नौकरी का तैयारी करेंगे, तो ये बच्चा को ये 2 साल दोबारा नहीं पढ़ना होगा, यही फ़ायदा है। उसको डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन हो जाएगा और वो वहीं से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों कर पा रहा है ये जो इसका 2 साल का मार्क्स है ये कहाँ स्टोर है, तो अभी बताया था ना एबीसी में स्टोर है, इसी वजह से वहाँ से इसका डेटा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो एक तरह से ये क्या है, फ्लैक्सीबल लर्निंग है। आप बोलोगे हाँ सर। तो कह रहा है एग्जिट ओनली आफ्टर 1 ईयर, गलत। कह रहा है आपका ऑप्शन टू चेंज कॉलेज ओनली, गलत। कह रहा है स्टूडेंट कैन इंटर एंड एग्जिट एट एनी ईयर ऑफ द प्रोग्राम, ये आपका बिल्कुल सही बात है, इसमें आप कभी भी आओ कभी भी जा सकते हो। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका मैंने एनईपी 2020 करवा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर 9430851094 पे डेली कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज जो आपका चल रहा है, जो आप क्लास में बात करते हो, वो कहाँ पे चल रहा है। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्रतिभा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपको वहाँ पे मिलेगा कंप्लीट EMRS टेस्ट सीरीज, उस पर आपको जाना है। वहाँ पे आपको 40 मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपका 2 जो मॉक टेस्ट है वो कम्प्लीटली फ्री है। इस मॉक टेस्ट में आपका जीके है 10 मार्क्स का,
कंप्यूटर है आपका 15 मार्क्स का, रीजनिंग है आपका 15 मार्क्स का, एनईपी है 10 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका 30 मार्क्स का, डोमेन है आपका 20 नंबर का, हिंदी है आपका 10 नंबर का और इंग्लिश है 10 नंबर का। दोस्तों हमने आप लोगों के कहने पे ही हिंदी इंग्लिश भी ऐड कर दिया है ताकि आप लोग को पता चल पाए कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश में पास कर भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ये जो आपका हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन होगा ये सारा आपका टीचिंग एग्जाम का ही होगा। एक सिंगल क्वेश्चन हम लोग अपने से फ्रेम करके नहीं डालेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए ये हिंदी और इंग्लिश ना आप लोगों के पूरे मेहनत को बिगाड़ सकता है और कट ऑफ को लो भी करवा सकता है। आप मानिए या ना मानिए, पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में फेल हो गए थे जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के थे, और जो आपके बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड वगैरह के थे वो इंग्लिश में फेल हो गए थे। इसलिए हमने आपका कंप्लीट टेस्ट बनाया है और 2 मॉक टेस्ट फ्री दिया है। ये टेस्ट सीरीज देखिए आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये वाला टेस्ट सीरीज और ये वाला टेस्ट सीरीज आपका फ्री है। आप जाइए प्रतिभा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे ये दोनों आपको मिल जाएगा। सपोज करते हैं कि आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप मैसेज कीजिए 9430851094 पे, आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सवाल आता है कि अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो क्या, तो आप इस 40 मॉक टेस्ट के सीरीज को आप परचेज कर सकते हो। इसका कॉस्ट अभी 389 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन अभी आपको कितने में पड़ जाएगा 289 में, क्योंकि अभी कूपन चल रहा है टेस्ट 100। ये टेस्ट 100 लगा दोगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको पड़ जाएगा 289 में। मान लो आप वहाँ से परचेज नहीं कर सकते हो तो आप फिर मैसेज कर देना 9430851094, हम लोग आपको ये दिलवा देंगे। लेकिन दोस्तों आप टेस्ट डेली दीजिए। देखिए टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग आपको PDF भी देंगे। जैसे देखो आपका फर्स्ट टेस्ट था 1 नवंबर का, आपने मान के चलो स्कोर किया इसमें 72 मार्क्स, तो यहाँ आप लिखो कि आपका रॉन्ग नंबर क्या है, रीज़न क्या है मिस्टेक का, ठीक है। बाकी इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आपका टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा 1 तारीख से, जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वो जितने भी गलत क्वेश्चन होंगे ना वो सारा क्वेश्चन आप लोग दोबारा से कर लेना। क्योंकि ये बात मानते हो कि नहीं, एक बार जो हम लोग पहली बार में सही कर देते हैं उसको आपको मैं नींद से भी उठा लूँगा तो आप सही कर दोगे, ठीक है। और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपका डोमेन है ना, इसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लोग ना अंदर ही में एकदम खुश रहते हो कि अरे मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड तो सही है, डोमेन तो सही है, नीपी सही है। भैया किसका सही नहीं है ये आप बताओ ना। कोई भी बच्चा, ये जो आपका 30 20 50 और 10 नंबर है आपका एनईपी 60 नंबर, कोई भी बच्चा इसमें अच्छा स्कोर कर लेगा अगर वो 1 महीना भी ढंग से पढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये 60 नंबर जो है ना, इसमें आप हमेशा 55 प्लस लाने का कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता है दोस्तों, ये जो आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी सब है इसमें ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो आपको 14 लेके आ जाएंगे, रीजनिंग में 14 लेके आ जाएंगे। ये जीके का बात हटाइए, इसमें सबका नंबर गड़बड़ होगा। तो आपका इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना जरूरी है। और ये कहीं पे आपको 40 फुल लेंथ मॉक नहीं मिलेगा। और मैंने आपको डेमो भी 2 दिया है क्योंकि हमको अपने कंटेंट पे भरोसा है। अगर आप एक बार चले गए और टेस्ट दे लिए ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बेस्ट है। आप दोबारा से कहीं और जाओगे नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पे आके मॉक दोगे। और हमारा इंटरफेस देखो, बस आप लोगों के लिए बनवाया है, एकदम टेक्स्ट बुक की तरह एकदम बेस्ट इंटरफेस है। आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो हिंदी में भी क्वेश्चंस खुल रहे हैं और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपके खुल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको ये 289 में मिल जाएगा। बाकी अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें आपका ये 40 मॉक टेस्ट फ्री रहेगा, आपका ऑल सब्जेक्ट का नोट्स जैसे कि आपका रीजनिंग जनरल अवेयरनेस का नोट्स मिल जाएगा, आपका कंप्यूटर का नोट्स मिल जाएगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, सबसे बड़ा बात हमने हिंदी और इंग्लिश का भी नोट्स ऐड कर दिया है, आपको हिंदी इंग्लिश का भी नोट्स मिल जाएगा। एक तरह से आपका ये कंप्लीट पैकेज है, प्लस आपका 40 टेस्ट इसमें क्या है, फ्री है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा 599 में। और इसके साथ सबसे बेस्ट बात है कि आपका टेस्ट फ्री है, आपको टेस्ट के लिए अलग से 289 या 389 पे नहीं करना होगा। तो इसके लिए आपका कूपन क्या है, सेव 100। अगर आप फिर भी आपको नहीं मिल पाता है तो आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। इसके बाहर आपको कुछ भी मार्केट से एक सिंगल बुक भी नहीं खरीदने का ज़रूरत होगा। यही वाले बैच में मैं आपको कंप्लीट ये वाला बुक करवाऊंगा और ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर है, 1200 क्वेश्चन है और 12 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, एक दिन में 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें इससे ज्वाइन होना तो इससे ज्वाइन हो सकते हैं, इससे तो इससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश वगैरह का नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका जो भी होगा क्वेरी आप मैसेज कर देना 9430851094
7094 पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो आपसे कह रहा है एजुकेशन क्या है यानी शिक्षा क्या है। दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रोफेशनल एक्टिविटी यानी पेशावार गतिविधि। दोस्तों देखो जो आपका शिक्षा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये आपका केवल किताब पढ़ाने से रिलेटेड नहीं है कि मैं किसी बच्चों को किताब पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। जो आपका शिक्षा है ये केवल किताब पढ़ाना, बुक पढ़ाना नहीं है, बल्कि ये आपका एक प्रोफेशन भी है। टीचिंग क्या है? तो टीचिंग आपका एक प्रोफेशन है जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है, आप बोलोगे हाँ सर। दूसरा दोस्तों देखो आपका क्या कह रहा है, सामाजिक। दोस्तों देखो जो आपका शिक्षा होता है ये आपका एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि हम लोग समाज में सीखते हैं और दूसरों के साथ रहकर अच्छे संस्कार को सीखते हैं। जैसे मान के चलिए मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप लोग अपने से बड़े का इज्जत करो, छोटे का इज्जत करो, तो हम लोग एक दूसरे के साथ रह के सीखते हैं। तो जो आपका शिक्षा होता है ये आपका एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। इस समाज में हम लोग दूसरों को देखकर भी सीखते हैं, खुद से भी सीखते हैं, गुरु से भी सीखते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्लान्ड एक्टिविटी। बताइए ये होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों जैसे हम लोग का एग्जाम होता है या हम लोग अपने सिलेबस को तैयार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोज रोज टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं। तो ये आपका प्लान्ड एक्टिविटी भी होता है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये आपका प्लान्ड एक्टिविटी भी होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एजुकेशन है ये आपका 3 चीज से मिलकर बना है। क्या क्या? तो आप बोलोगे आपका प्रोफेशनल एक्टिविटी है यानी पेशा है, दूसरा समाज और तीसरा आपका योजना। ये तीनों मिलाकर ही आपका क्या बनता है? ये तीनों मिलाकर ही आपका शिक्षा यानी एजुकेशन कंप्लीट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी फॉर दुर्गा माँ। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। प्रोफेशन क्या हो गया? जब स्कूल में टीचर आपको पढ़ाने आता है तो एज ए वहाँ पे प्रोफेशनल आता है। समझ में? सामाजिक कैसे हो गया? जैसे आपका बच्चा लोग जब ग्रुप में वर्क करता है, जैसे आपने बच्चों को बोला प्लांट लगाओ, पौधा लगाओ, तो बच्चे सारे ग्रुप में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये कैसा एक्टिविटी हो गया? सोशल हो गया। फिर जब आप सिलेबस को, जैसे अभी आपका एग्जाम होने वाला है तो आप एग्जाम को अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हो, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हो, प्लान तरीका बना के पढ़ते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका प्लान्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए दोस्तों क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक शिक्षक छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है। बताइए क्या होगा? दोस्तों देखो टीचर कभी भी किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? जैसे मान के चलो आपको पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर ऐसे थोड़ी तुरंत आपको लिटा के इंजेक्शन देने लगता है, नहीं करता है ना। टीचर जो डॉक्टर होता है वो सबसे पहले पूछता है अच्छा बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है। वो सारा प्रॉब्लम आपका सुनता है, फिर आपको क्या देता है? दवा देता है यानी रेमेडियल देता है। उसी टाइप से एक शिक्षक जो होता है वो बच्चा का अगर कोई गलती कर रहा है, मान लो उस बच्चे का मैथ में आ रहा है 0 नंबर, तो वो टीचर ये नहीं कि उसको डायरेक्ट डांटेगा और बोल देगा जाओ आप 100 क्वेश्चन मैथ का करके आओ। नहीं, वो पहले बच्चा को क्या करेगा? बच्चा से क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा बच्चा तुम्हारा मैथ कमजोर है, अच्छा तुमको क्या नहीं आता है बच्चा? तो वो बोलेगा कि सर मुझे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आता है। तो टीचर बोलेगा कि अच्छा तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है या नहीं आता है, टेबल आता है या नहीं आता है? तो टीचर उससे पूरा सारा बात जानेगा और जब उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इस बच्चे को तो अभी टेबल ही नहीं आता है, इस बच्चे को तो अभी एडिशन ही नहीं आता है, इस बच्चे को तो अभी सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता है, तो टीचर फिर क्या करेगा? उसको रेमेडियल एजुकेशन देगा यानी उपचारात्मक शिक्षा देगा। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मान के चलो कोई बच्चा है उसको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षक उसको क्या करेगा? शिक्षक उसको सुधार करने के लिए तौर तरीका बताएगा। ठीक है, इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि जो आपका एक शिक्षक छात्रों की समस्याओं का समाधान कैसे करेगा, तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले टीचर जो है बच्चा का गलती को पहचानेगा, गलती को पहचानने के बाद ही उसको क्या करवाएगा? ठीक करवाएगा। और इसके लिए टीचर पनिशमेंट नहीं करेगा, इसके लिए टीचर क्या करेगा? बच्चे का एक्स्ट्रा हेल्प करेगा। क्या करेगा? एक्स्ट्रा हेल्प। जैसे याद है हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास होता था, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो जो आपका रेमेडियल टीचिंग होता है, आपसे पूछा जाएगा कि रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, तो आप लोग बोल देना कि जो आपका रेमेडियल टीचिंग होता है इसका मतलब है कि मान के चलो ये बच्चा को सब कुछ आ रहा है, ये बच्चा का नाम सोहन है, इसको सब कुछ आ रहा है, और ये बच्चा आपकी रिंकी है, इसको कुछ नहीं आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? अब गैप हो गया। तो इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं लर्निंग गैप। क्या बोलते हैं? लर्निंग गैप। तो इस गैप को भरने के लिए हम लोग क्या देते हैं? रेमेडियल एजुकेशन देते हैं, जो बच्चा क्या होता है? कमजोर होता है। समझ में आ गया टीचर बच्चों का प्रॉब्लम कैसे सुधारता है?
तो आप बोलोगे सबसे पहले जो टीचर होता है वो क्या करता है, बच्चों का गलती का या कमी उसको पहचानता है, उस कमी को पहचान के फिर उसको जानता है और उसको फिर बताता है कि बेटा तुम ये कर लेना तो तुम ये चीज़ ठीक हो जाओगे। इसी को हम लोग रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं और इसके लिए टीचर एक्स्ट्रा क्लास वगैरह भी ले सकता है। और ये इसलिए होता है ताकि ऐसा ना हो कि केवल सोहन ही पढ़ने में तेज हो, रिंकी भी हो, एक तरह से रैंकिंग गैप क्या हो जाए, लर्निंग गैप क्या हो जाए, भरा जाए। तो राइट ऑप्शन बी फॉर बजरंगबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए करते हैं, क्या कह रहा है लर्निंग क्या है, बताइए जो आपका अधिगम है वो क्या है। तो आप बोलोगे सर देखो जो आपका अधिगम होता है ये कैसे होता है, तो देखो अधिगम जो होता है ना आपका बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप साइंस लैब में जब जाते हो, साइंस लैब में जैसे मान के चलो आपको कोशिका को देखना है, सेल को देखना है, तो आप क्या करोगे, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, खुद से करोगे, ठीक है। तो साइंस अगर आपको सीखना है तो आपको खुद से क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा। वहीं पर अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको खुद से जोड़ना आना चाहिए, 2 + 2 यानी खुद से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये क्या है, तो ये आपका एक्टिव लर्निंग ही तो है। तो एक्टिव लर्निंग का मतलब ये हो गया कि जिसमें बच्चा खुद से सोचता है, खुद से करता है, खुद से मतलब क्वेश्चन पूछता है, तो वो ही क्या होता है, आपका एक्टिव लर्निंग होता है। जैसे दोस्तों अभी आप लोग जो काम कर रहे हो, अगर केवल आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आप लोग एक्टिव लर्निंग नहीं, आप लोग पैसिव लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है। सक्रिय में क्या होता है कि आप खुद से कर रहे हो, तो जैसे आप मैथ खुद से सॉल्व करते हो, साइंस में खुद से पार्टिसिपेट करते हो लैब वगैरह में, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो हमेशा याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि एक अच्छा अधिगम क्या है, तो आप लोग बोलना जो आपका सबसे अच्छा अधिगम होता है, इसका मतलब होता है जब बच्चा खुद से करता है, खुद से करने के बाद उसको जो भी प्रॉब्लम होता है वो पूछता है, उस पर सोचता है, फिर आप उसको हेल्प करते हो, ठीक है। ये आपका एक्टिव लर्निंग है। पैसिव लर्निंग क्या है, तो आप बोलोगे जिसमें केवल आप सुन रहे हो, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो मेरे से, तो ये क्या है आपका पैसिव लर्निंग है। इसमें मैं बस बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो। तो जो आपका पैसिव लर्निंग होता है ये बड़ों बच्चों के लिए, खास करके जो आपका लेक्चर वीडियो होता है, जब टाइम कम रहता है उसके लिए आपका पैसिव विधि बेस्ट है। लेकिन आपका एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका एक्टिव मेथड ही बच्चों को करवाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, लर्निंग क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्टिव इज, बताइए उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या होता है, जैसे हमारे लोग का अभी क्लास है तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि आपको 30 में 30 दिलाना, 50 में 50 दिलाना, 100 में 100 दिलाना। तो उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, याद रखना जो आपका उद्देश्य होता है ये आपका किसी भी योजना को हासिल करने के लिए ये बनाया जाता है। उद्देश्य इसीलिए किया जाता है ताकि आपको पता चल पाए कि क्या सीखना है और क्यों सीखना है। आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 30 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है, 30 नंबर, एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव इसी वजह से होता है ताकि हमको पता चल पाए कि हमको क्या सीखना है और क्यों सीखना है। ये हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में क्या करता है, मदद करता है। समझ में आ गया। जैसे देखो आप लोग का कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होता है, क्या रहता है आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन रहता है, जिसमें आप लोग को पैसेज दिए रहते हैं और आप लोग को उसको पढ़ के आंसर में टिक लगाना रहता है। इसका मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने कंसंट्रेटेड रहते हो, क्वेश्चंस को आप कितना इजीली पढ़ पाते हो, आपका स्किल क्या है क्वेश्चन को पढ़ने का। इसी वजह से उतना लंबा चौड़ा क्या दिया जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है। बोलिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका ब्रॉड गोल और आपका प्लान होता है जो आपको ये बात बताता है कि क्या सीखना है और क्यों सीखना है। ये आपके एक शिक्षक को भी डायरेक्शन देने में क्या करता है, मदद करता है। और बिना ऑब्जेक्टिव के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ऐसा समझो कि हम आपको अमेरिका के किसी जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा रास्ता कैसा है, तो आप एक तरह से दिशाहीन हो जाओगे। लेकिन अगर आपके लाइफ में अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव तैयार है तो वो आपको क्या करेगा, एक तरह मैप की तरह हेल्प करेगा। जैसे मान के चलो हम आपको मैप दे दें और किसी भी जंगल में छोड़ दें, तो आप बाहर आ जाओगे या नहीं आ जाओगे, आप बोलोगे बिल्कुल सर गूगल मैप से तो वही करते। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है भावनात्मक क्षेत्र निम्न में से किससे प्रतिबंधित नहीं होता है, बताइए। कह रहा है द अफेक्टिव डोमेन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन, आपको बताना है इसमें से किसमें जो आपका भावनात्मक पक्ष है वो नहीं है। तो दोस्तों देखो कह रहा है 40 मिनट क्लास लेसन सब टॉपिक, आपको नहीं लगता है कि जो आपका भावनात्मक पक्ष होता है, जो आपका अफेक्टिव डोमेन का बात कर रहा है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो दिल से जुड़ा हुआ होता है। बताओ कहीं हर्ट दिख रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं सर। देखो जो आपका अफेक्टिव डोमेन होता
होता है ये क्या होता है, ये आपके फीलिंग, एटीट्यूड, वैल्यू से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आज मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं बिहार का। बिहार में बीपीएससी का टीआरई 4.2 नहीं आया, तो बताओ आज आप लोग सैड हो या नहीं हो? क्योंकि इसलिए सैड हो क्योंकि आप लोग सोचे होगे कि आप लोग का जॉब लग जाएगा, आप लोग अपना सपना बुन लिए होगे, लेकिन वो सपना नहीं पूरा हुआ, तो आप लोग क्या हो जाते हो, आपका फीलिंग हर्ट हुआ, ठीक है। बट अभी आप लोग फिर देखें कि ईएमआरएस का वैकेंसी आ गया, तो फिर आप लोग खुश हो गए कि चलो कोई बात नहीं, ईएमआरएस आ गया, इसमें सैलरी अच्छा है, इसी को करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा जो आपका अफेक्टिव डोमेन होता है ये आपके दिल से संबंधित होता है। इसमें बच्चा को जिम्मेदारी दिया जाता है, उसके अंदर दयालु वगैरह सब ये सब बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन अगर किसी बच्चे के अंदर है तो वो लंबे समय तक अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका अफेक्टिव डोमेन का नहीं था। अफेक्टिव डोमेन आपका दिल से जुड़ा होता है, फीलिंग, एटीट्यूड, वैल्यू से जुड़ा हुआ होता है। और किसने दिया था आपका? बेंजामिन ब्लूम ने। किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने। क्या था? पहला था आपका कॉग्निटिव, बताइए सेकंड क्या था? तो आप बोलोगे सेकंड था आपका अफेक्टिव और थर्ड था साइकोमोटर। चलिए 6 बताइए क्या कह रहा है, द लीस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, सबसे कम आकर्षक विधि, बताइए क्या होगा। दोस्तों आप याद रखना जो आपका लेक्चर मेथड होता है ये सबसे कम आकर्षक विधि होता है। क्यों? देखो अभी आज आप लोग का एग्जाम आने वाला है, इसी वजह से तो आप लोग पढ़ रहे हो, वरना आप लोग पढ़ते क्या? तो आप लोग बोलते नहीं। क्योंकि लेक्चर मेथड में जो टीचर होता है वो बोलता है और बच्चा जो सुनता है, इससे क्या होता है, जो बच्चा का भागीदारी होता है वो बहुत कम हो जाता है। याद कीजिए क्लास 12th वगैरह का टाइम, जब हम लोग के क्लास में सोशल साइंस, केमिस्ट्री वगैरह चलता था तो हम लोग चुपचाप सो रहे होते थे। क्यों हो रहे होते थे? क्योंकि आपका लेक्चर मेथड था। तो जो आपका लेक्चर मेथड होता है ये एक तरह से आपका क्या है, बोर्डम है। क्या है आपका? बोर्डम। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि बोर्डम कौन सा टीचिंग मेथड है तो आप बोलोगे आपका लेक्चर मेथड है, यानी व्याख्या विधि है। लेकिन इसका एडवांटेज भी है, इसको बड़े बच्चों में आप लोग यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपका एग्जाम कल है और मैं आप लोग को एकदम एक्सपेरिमेंट करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप नहीं बोलोगे पागल हो क्या भाई, मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है द मेथड सेंटर्ड ऑन स्टूडेंट इज, द मेथड सेंटर्ड ऑन स्टूडेंट इज, बताइए जो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है यानी जो आपका छात्र केंद्रित विधि है ये क्या है। दोस्तों याद रखना जो आपका छात्र केंद्रित विधि होता है इसमें यही बात बोला जाता है ना, इसमें ये बात बोला जाता है कि कोई भी टीचर रूल तक पहले नहीं पहुंचेगा। किसी भी टीचर को अगर रूल पे जाना है तो पहले नहीं पहुंचेगा। जैसे मान लो किसी टीचर को गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाना है तो सबसे वो सेब गिरेगा, सेब गिरता हुआ बच्चा को इमेजिन करवाएगा, यानी सबसे पहले एग्जाम्पल देगा और एग्जाम्पल देकर रूल पे जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं छात्र केंद्रित विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा को उदाहरण देकर समझाया जाता है, टीचर इसमें सीधा रूल नहीं बनाता है, बच्चा खुद सोचता है और इससे क्या होता है, बच्चे की सोचने की क्षमता जो होता है बढ़ जाता है। जैसे मान लो मैं बच्चा को दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 और बोला कि चलो आप बताओ इसमें कितना का अंतर है, तो बच्चा बोला यहाँ पे देखो 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो बच्चा है वो आपका इंडक्टिव लर्निंग कर रहा है, यानी एग्जाम्पल से रूल तक वो पहुंच चुका है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, तो ये आपका रूल से लेके कहाँ तक चलता है, तो रूल से आपका एग्जाम्पल तक चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ सर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोजेक्ट मेथड। दोस्तों याद रखना जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है इसमें जो होगा बच्चा वो खुद से रियल लाइफ प्रॉब्लम पर क्या करता है, काम कर पाएगा, वो टीम वर्क करना जान जाएगा, प्लानिंग करना जान जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना जान जाएगा, ठीक है। जो आपका क्या कह रहा है प्रोजेक्ट मेथड, इस प्रोजेक्ट मेथड में जो टीचर होता है वो बस एक तरह से गाइड का काम करता है। क्या करता है आपका टीचर जो होता है, बस एक तरह से गाइड का काम करता है, ठीक है। और जो स्कूल होता है, ध्यान रखना ये जो स्कूल है, ये स्कूल जो है ये बच्चों के लिए क्या है, तो आप बोलोगे जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है इसमें जो स्कूल होता है ये गार्डन होता है। बच्चा इसमें जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है इसमें बच्चा डिसाइड करेगा कि उसको गुलाब का फूल लगाना है कि अड़हुल का फूल लगाना है कि लोटस लगाना है कि लिली लगाना है, और बच्चा ही डिसाइड करेगा कि मान लो बच्चा लोग का ग्रुप कितना है, 10 लोगों का है। मान लो रिया नाम की एक लड़की है, फिर आपका प्रिया नाम की लड़की है, ठीक है, आपका सोना नाम का लड़का है, ठीक है, आपका फिर एक और मान लो कोई और है, ये आरजे है, तो 4 लोग हैं आपके। तो अब बच्चा डिसाइड करेगा कि अच्छा रिया पानी देगी, प्रिया क्या कहते हैं पानी जब आ जाएगा तो पेड़ का रक्षा करेगी ताकि उसका कोई पत्ता वगैरह ना खा जाए। तो इस टाइप से जो डील हुआ जिसमें जो टीचर है वो बस गाइड करने का काम कर रहा है, तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। और प्रोजेक्ट मेथड में कभी भी टीचर नहीं होता है, टीचर बस एज ए गाइड का काम करता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिवीजन इन ए लेसन प्लान ऑकर। बताइए जो आपका रिवीजन होता है लेसन प्लान में वो कैसे ऑकर होता है। दोस्तों देखो रिवीजन का मतलब क्या होता है। रिवीजन का मतलब होता है जो भी चीज़ आप पढ़ चुके हो उसको दोहराना ही क्या होता है आपका रिवीजन होता है। जैसे आप लोग शिक्षण कला पूरा पढ़ चुके हो, आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा पढ़ चुके हो और अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया जा सके, आप लोग याद कर सके। दोस्तों देखो एग्जाम से पहले टीचर आपको क्या करता है, की पॉइंट को आपको दोहराता है। यही आपका क्या है, यही आपका रिवीजन है। समझ में आ रहा है आपको, आप बोलोगे हाँ सर। दोस्तों देखिए जो आपका रिवीजन होता है ना, इसमें क्या किया जाता है, जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको आपको बहुत ही मजबूत तरीके से आपके दिमाग में फिट किया जाता है ताकि आप उसको भूलो नहीं। और आपको रिवीजन कब करवाया जाएगा, तो आप बोलोगे एग्जाम से पहले यानी मूल्यांकन से पहले। तो आप बताइए जो आपका लेसन प्लान होता है ये कब होगा, तो आप बोलोगे सर जो आपका रिवीजन का लेसन प्लान होता है ये हमें जब बच्चों का मूल्यांकन करना होता है, जैसे मान के चलो आपका ईएमआरएस का एग्जाम हो रहा है, एस्टेट का एग्जाम हो रहा है, तो उससे पहले जो आपको रिवीजन करवाया जाता है, जैसे अभी मैं आपको करवा रहा हूं, तो ये क्या है आपके मूल्यांकन से पहले करवा रहा हूं, तो यही आपका राइट आंसर यानी बिफोर मूल्यांकन यानी बिफोर एवल्यूएशन। क्लियर हो गया, आप बोलोगे हाँ सर। तो जो आपका लेसन प्लान में रिवीजन का कॉन्सेप्ट है ये मूल्यांकन से पहले डाला जाता है। इसमें जो टीचर होता है वो क्या करता है, की पॉइंट्स को दोहराता है। आप लोग बोलते हो ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा दो, यही हो गया इसका मतलब। ठीक है, चलिए दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पाठ योजना का पहला चरण क्या होता है। दोस्तों देखो जो आपका पाठ योजना होता है ना यानी लेसन प्लान होता है, तो लेसन प्लान का जो पहला चरण होता है वो ये होता है कि हम बच्चा को जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को क्या सिखाएंगे और क्यों सिखाएंगे। जैसे आज हम लोग आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं तो हमें ये पता है कि अगर आप इस क्लास को करते हो तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका वो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो लेसन कोई भी आप शुरू कर रहे हो तो आपका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है टीचर का कि इस लेसन प्लान से बच्चा क्या सीखेगा। जैसे मान के चलो मुझे बच्चा को नाउन सिखाना है तो मुझे ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बच्चा को नाउन को पहचानने आना चाहिए। तो सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन देंगे, फिर उसको 4 एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर 4 एग्जाम्पल उसको पहचान के बताएंगे और फिर उसका लास्ट में देखेंगे कि बच्चा सीख पाया या नहीं आ पाया। तो सबसे पहले तो हम उद्देश्य का निर्माण किए, तभी तो ये बात पता चल पाया कि बच्चा को क्या कैसे कैसे बताएंगे। तो आप बोलोगे हाँ सर। तो कह रहा है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल। अगर आपका उद्देश्य का ही निर्माण नहीं होगा तो आप पहले ही कैसे टीचिंग मेथड को चुन लोगे, गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्देश्य का निर्माण करना। ठीक है, जब कभी भी आप लेसन प्लान को शुरू करोगे तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है। ठीक है, फिर देखो कह रहा है विच स्टेज आर इंक्लूडेड इन ए माइक्रो टीचिंग। दोस्तों देखो जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है ना, अगर हम माइक्रो टीचिंग का बात करते हैं तो जो आपका माइक्रो टीचिंग है ये किसने दिया था, DWLN ने दिया था। किसने दिया था, DWLN ने। विश्व में, भारत में अगर कभी भी पूछा जाए तो DD तिवारी, भारत में पूछा जाए तो DD तिवारी। देखो दोस्तों जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है इसमें पहला चरण जो होता है ये होता है आपका प्लान। इसके लिए कोई टाइम नहीं मिलता, ये आप घर पे बनाते हो। दूसरा जो होता है आपका टीच, ये आप स्कूल में आके करते हो, इसके लिए आपको 6 मिनट का मिलता है। तीसरा आपको मिलता है फीडबैक बच्चों का कि आप कैसा पढ़ाए, तो इसके लिए आपको 6 मिनट मिलता है। फीडबैक के बाद अगर बच्चा बोला आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रीप्लान करते हो दोबारा से क्लासरूम में बैठ के, इसके लिए आपको 12 मिनट। फिर से आपको पढ़ाने के लिए क्या मिलता है, रीटीच करने के लिए आपको 6 मिनट और फिर से आपका फीडबैक लेने के लिए भी कितना, 6 मिनट। तो जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है दोस्तों ये केवल इसमें आपका 36 मिनट होता है और सबसे लंबा आपका रीप्लान होता है। अब सवाल आता है कि जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है ये कैसे होता है, बंद कमरे में होता है मतलब क्लोज इन्वायरमेंट में होता है या प्राइवेट में होता है। ये आपका क्लोज इन्वायरमेंट में होता है क्योंकि इसका जो बच्चे को स्ट्रेंथ होता है वो आपका 5 से 10 बच्चे ही होते हैं। इसमें जो टीचर होता है वो स्किल सीखता है, जैसे कभी क्वेश्चनिंग स्किल सीखेगा, कभी ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करेंगे उसका स्किल सीखेगा। जैसे आज आप लोग EMRS, KVS, NVS, BPSC के टीचर बन जाते हो तो आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉलेज हो लेकिन आप अच्छा क्लास नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके अंदर टीचिंग स्किल नहीं है। ठीक है, तो जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है इसी में आप लोग क्या करते हो, स्किल एक्वाइजिशन करते हो यानी उस चीज़ को ग्रहण करते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप ज्ञान लेते हो कि कैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, कैसे ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है। फिर आप क्या करते हो, उसका प्रैक्टिस करते हो और बाद में क्या होता है आप क्लास में, रियल क्लास में जाते हो और बच्चों का क्लास लेते हो। तो पहला कह रहा है कि आप नॉलेज को ग्रहण करते हो, सही है। दूसरा कह रहा है कि आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, सही है। और तीसरा आपका ट्रांसफ़र फेज में क्या होता है, आपने स्किल सीख लिया, अब आप BPSC के टीचर हो तो BPSC स्कूल में भेजा जाएगा, KV के टीचर हो तो KV, NVS के टीचर हो तो NVS, EMRS के टीचर हो तो EMRS। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर दुर्गा माँ हो जाएगा। ठीक है,
चलिए कह रहा है ए टीचर कैन बेस्ट यूज ए ब्लैक बोर्ड फॉर, बताइए जो आपका टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड का सबसे बेस्ट यूज क्या करेगा। तो आप लोग बोलना कि देखो सर जो आपका टीचर होता है ना वो ब्लैक बोर्ड का यूज जो की पॉइंट होता है ना, की पॉइंट, इस की पॉइंट को लिखने के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? की पॉइंट को लिखने के लिए। देखो जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सुंदर सुंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ये नहीं कि पूरा राम कथा लिख दिए। तो आप लोग बोलेगा कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को साफ साफ लिखना चाहिए और स्टेप में लिखना चाहिए। जैसे मान के चलो आप ये बोलोगे कि देखो बच्चा ये बर्फ है, देखो बच्चा ये आपका क्या है, ये आपका पानी है और यहाँ पे ये आपका क्या है, गैस है। तो आप कैसे बोलोगे? आप इसको बताओगे कि देखो बच्चा जब हम बर्फ को आग देते हैं, जब आप बर्फ को आग देते हैं तो जो बर्फ होता है पिघलता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, बर्फ क्या होता है, गर्मी से ही तो पिघलता है। आप बोलोगे हाँ सर गर्मी से ही पिघलता है, तो पानी बन गया। फिर पानी से गैस बनने के लिए क्या करेंगे, हम बॉइलिंग करेंगे तो फिर आपका गैस बन जाएगा। और फिर गैस क्या होता है, ठंडा होकर फिर से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो हम ये चीज़ बच्चों को जब स्किल सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप लिख के, तो बच्चों को क्या आएगा, मज़ा आएगा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि विजुअल लर्निंग जो होता है वो ज़्यादा देर तक रहता है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहा है कीपिंग स्टूडेंट अलर्ट, बताइए ब्लैक बोर्ड पर आप लिख के स्टूडेंट को अलर्ट करोगे, गलत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइटिंग इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट बिफोर बजरंगबली। चलिए दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पाठ योजना का पहला चरण क्या होता है। दोस्तों देखो जो आपका पाठ योजना होता है ना, यानी लेसन प्लान होता है, तो लेसन प्लान का जो पहला चरण होता है वो ये होता है कि हम बच्चा को जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को क्या सिखाएंगे और क्यों सिखाएंगे। जैसे आज हम लोग आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये पता है कि अगर आप इस क्लास को करते हो तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका वो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो लेसन कोई भी आप शुरू कर रहे हो तो आपका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है टीचर का कि इस लेसन प्लान से बच्चा क्या सीखेगा। जैसे मान के चलो मुझे बच्चा को नाउन सिखाना है, तो मुझे ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बच्चा को नाउन को पहचानने आना चाहिए। तो सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन देंगे, फिर उसको 4 एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर 4 एग्जाम्पल उसको पहचान के बताएंगे और फिर उसका लास्ट में देखेंगे कि बच्चा सीख पाया या नहीं आ पाया। तो सबसे पहले तो हम उद्देश्य का निर्माण किए, तभी तो ये बात पता चल पाया कि बच्चा को क्या कैसे कैसे बताएंगे। तो आप बोलोगे हाँ सर। तो कह रहा है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल, अगर आपका उद्देश्य का ही निर्माण नहीं होगा तो आप पहले ही कैसे टीचिंग मेथड को चुन लोगे, गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्देश्य का निर्माण करना। ठीक है, जब कभी भी आप लेसन प्लान को शुरू करोगे तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है। ठीक है, फिर देखो कह रहा है विच स्टेज आर इंक्लूडेड इन ए माइक्रो टीचिंग। दोस्तों देखो जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है ना, अगर हम माइक्रो टीचिंग का बात करते हैं तो जो आपका माइक्रो टीचिंग है ये किसने दिया था, DWLN ने दिया था। किसने दिया था, DWLN ने। विश्व में, भारत में अगर कभी भी पूछा जाए तो DD तिवारी, भारत में पूछा जाए तो DD तिवारी। देखो दोस्तों जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है इसमें पहला चरण जो होता है ये होता है आपका प्लान, इसके लिए कोई टाइम नहीं मिलता, ये आप घर पे बनाते हो। दूसरा जो होता है आपका टीच, ये आप स्कूल में आके करते हो, इसके लिए आपको 6 मिनट का मिलता है। तीसरा आपको मिलता है फीडबैक बच्चों का कि आप कैसा पढ़ाए, तो इसके लिए आपको 6 मिनट मिलता है। फीडबैक के बाद अगर बच्चा बोला आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रीप्लान करते हो दोबारा से क्लासरूम में बैठ के, इसके लिए आपको 12 मिनट। फिर से आपको पढ़ाने के लिए क्या मिलता है, रीटीच करने के लिए आपको 6 मिनट और फिर से आपका फीडबैक लेने के लिए भी कितना, 6 मिनट। तो जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है दोस्तों ये केवल इसमें आपका 36 मिनट होता है और सबसे लंबा आपका रीप्लान होता है। अब सवाल आता है कि जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है ये कैसे होता है, बंद कमरे में होता है, मतलब क्लोज इन्वायरमेंट में होता है, या प्राइवेट में होता है। ये आपका क्लोज इन्वायरमेंट में होता है क्योंकि इसका जो बच्चे का स्ट्रेंथ होता है वो आपका 5 से 10 बच्चे ही होते हैं। इसमें जो टीचर होता है वो स्किल सीखता है, जैसे कभी क्वेश्चनिंग स्किल सीखेगा, कभी ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करेंगे उसका स्किल सीखेगा। जैसे आज आप लोग EMRS, KVS, NVS, BPSC के टीचर बन जाते हो तो आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉलेज हो लेकिन आप अच्छा क्लास नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर टीचिंग स्किल नहीं है। ठीक है, तो जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है इसी में आप लोग क्या करते हो, स्किल एक्वाइजेशन करते हो, यानी उस चीज़ को ग्रहण करते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप ज्ञान लेते हो कि कैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, कैसे ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है। फिर आप क्या करते हो, उसका प्रैक्टिस करते हो और बाद में क्या होता है, आप क्लास में, रियल क्लास में जाते हो और बच्चों का क्लास लेते हो। तो पहला कह रहा है कि आप नॉलेज को ग्रहण करते हो, सही है। दूसरा कह रहा है कि आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, सही है। और तीसरा आपका ट्रांसफ़र फेज में क्या होता है, आपने स्किल सीख लिया, अब आप BPSC के टीचर हो तो BPSC स्कूल में भेजा जाएगा, KV के टीचर हो तो KV, NVS के टीचर हो तो NVS, EMRS के टीचर हो तो EMRS। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर D फॉर दुर्गा माँ हो जाएगा। ठीक है,
चलिए कह रहा है ए टीचर कैन बेस्ट यूज ए ब्लैक बोर्ड फॉर, बताइए जो आपका टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड का सबसे बेस्ट यूज क्या करेगा। तो आप लोग बोलना कि देखो सर जो आपका टीचर होता है ना वो ब्लैक बोर्ड का यूज जो की पॉइंट होता है ना, की पॉइंट, इस की पॉइंट को लिखने के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? की पॉइंट को लिखने के लिए। देखो जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सुंदर सुंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ये नहीं कि पूरा राम कथा लिख दिए। तो आप लोग बोलेगा कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को साफ साफ लिखना चाहिए और स्टेप में लिखना चाहिए। जैसे मान के चलो आप ये बोलोगे कि देखो बच्चा ये बर्फ है, देखो बच्चा ये आपका क्या है, ये आपका पानी है, और यहाँ पे ये आपका क्या है, गैस है। तो आप कैसे बोलोगे? आप इसको बताओगे कि देखो बच्चा जब हम बर्फ को आग देते हैं, जब आप बर्फ को आग देते हैं तो जो बर्फ होता है पिघलता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, बर्फ क्या होता है, गर्मी से ही तो पिघलता है। आप बोलोगे हाँ सर गर्मी से ही पिघलता है, तो पानी बन गया। फिर पानी से गैस बनने के लिए क्या करेंगे, हम बॉइलिंग करेंगे तो फिर आपका गैस बन जाएगा, और फिर गैस क्या होता है, ठंडा होकर फिर से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो हम ये चीज़ बच्चों को जब स्किल सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप लिख के, तो बच्चों को क्या आएगा, मज़ा आएगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि विजुअल लर्निंग जो होता है वो ज़्यादा देर तक रहता है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहा है कीपिंग स्टूडेंट अलर्ट, बताइए ब्लैक बोर्ड पे आप लिख के स्टूडेंट को अलर्ट करोगे, गलत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइटिंग इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट बिफोर बजरंगबली। चलिए दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पाठ योजना का पहला चरण क्या होता है। दोस्तों देखो जो आपका पाठ योजना होता है ना, यानी लेसन प्लान होता है, तो लेसन प्लान का जो पहला चरण होता है वो ये होता है कि हम बच्चा को जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को क्या सिखाएंगे और क्यों सिखाएंगे। जैसे आज हम लोग आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये पता है कि अगर आप इस क्लास को करते हो तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका वो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो लेसन कोई भी आप शुरू कर रहे हो तो आपका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है टीचर का कि इस लेसन प्लान से बच्चा क्या सीखेगा। जैसे मान के चलो मुझे बच्चा को नाउन सिखाना है, तो मुझे ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बच्चा को नाउन को पहचानने आना चाहिए। तो सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन देंगे, फिर उसको 4 एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर 4 एग्जाम्पल उसको पहचान के बताएंगे, और फिर उसका लास्ट में देखेंगे कि बच्चा सीख पाया या नहीं पाया। तो सबसे पहले तो हम उद्देश्य का निर्माण किए, तभी तो ये बात पता चल पाया कि बच्चा को क्या कैसे कैसे बताएंगे। तो आप बोलोगे हाँ सर। तो कह रहा है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल, अगर आपका उद्देश्य का ही निर्माण नहीं होगा तो आप पहले ही कैसे टीचिंग मेथड को चुन लोगे, गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्देश्य का निर्माण करना। ठीक है, जब कभी भी आप लेसन प्लान को शुरू करोगे तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है। ठीक है, फिर देखो कह रहा है विच स्टेज आर इंक्लूडेड इन ए माइक्रो टीचिंग। दोस्तों देखो जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है ना, अगर हम माइक्रो टीचिंग का बात करते हैं तो जो आपका माइक्रो टीचिंग है ये किसने दिया था, DWLN ने दिया था। किसने दिया था, DWLN ने। विश्व में, भारत में अगर कभी भी पूछा जाए तो DD तिवारी, भारत में पूछा जाए तो DD तिवारी। देखो दोस्तों जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है इसमें पहला चरण जो होता है ये होता है आपका प्लान, इसके लिए कोई टाइम नहीं मिलता, ये आप घर पे बनाते हो। दूसरा जो होता है आपका टीच, ये आप स्कूल में आके करते हो, इसके लिए आपको 6 मिनट का मिलता है। तीसरा आपको मिलता है फीडबैक बच्चों का कि आप कैसा पढ़ाए, तो इसके लिए आपको 6 मिनट मिलता है। फीडबैक के बाद अगर बच्चा बोला आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रीप्लान करते हो दोबारा से क्लासरूम में बैठ के, इसके लिए आपको 12 मिनट। फिर से आपको पढ़ाने के लिए क्या मिलता है, रीटीच करने के लिए आपको 6 मिनट, और फिर से आपका फीडबैक लेने के लिए भी कितना, 6 मिनट। तो जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है दोस्तों ये केवल इसमें आपका 36 मिनट होता है, और सबसे लंबा आपका रीप्लान होता है। अब सवाल आता है कि जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है ये कैसे होता है, बंद कमरे में होता है, मतलब क्लोज इन्वायरमेंट में होता है, या प्राइवेट में होता है। ये आपका क्लोज इन्वायरमेंट में होता है, क्योंकि इसका जो बच्चे को स्ट्रेंथ होता है वो आपका 5 से 10 बच्चे ही होते हैं। इसमें जो टीचर होता है वो स्किल सीखता है, जैसे कभी क्वेश्चनिंग स्किल सीखेगा, कभी ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करेंगे उसका स्किल सीखेगा। जैसे आज आप लोग EMRS, KVS, NVS, BPSC के टीचर बन जाते हो तो आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन आप अच्छा क्लास नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर टीचिंग स्किल नहीं है। ठीक है, तो जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है इसी में आप लोग क्या करते हो, स्किल एक्वाइजेशन करते हो, यानी उस चीज़ को ग्रहण करते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप ज्ञान लेते हो कि कैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, कैसे ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है। फिर आप क्या करते हो, उसका प्रैक्टिस करते हो, और बाद में क्या होता है आप क्लास में, रियल क्लास में जाते हो और बच्चों का क्लास लेते हो। तो पहला कह रहा है कि आप नॉलेज को ग्रहण करते हो, सही है। दूसरा कह रहा है कि आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, सही है। और तीसरा आपका ट्रांसफ़र फेज में क्या होता है, आपने स्किल सीख लिया, अब आप BPSC के टीचर हो तो BPSC स्कूल में भेजा जाएगा, KV के टीचर हो तो KV, NVS के टीचर हो तो NVS, EMRS के टीचर हो तो EMRS। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर D फॉर दुर्गा माँ हो जाएगा। ठीक है,
चलिए कह रहा है ए टीचर कैन बेस्ट यूज ए ब्लैक बोर्ड फॉर, बताइए जो आपका टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड का सबसे बेस्ट यूज़ क्या करेगा। तो आप लोग बोलना कि देखो सर जो आपका टीचर होता है ना वो ब्लैक बोर्ड का यूज जो की पॉइंट होता है ना, की पॉइंट, इस की पॉइंट को लिखने के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? की पॉइंट को लिखने के लिए। देखो जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सुंदर सुंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ये नहीं कि पूरा राम कथा लिख दिए। तो आप लोग बोलेगा कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को साफ साफ लिखना चाहिए और स्टेप में लिखना चाहिए। जैसे मान के चलो आप ये बोलोगे कि देखो बच्चा ये बर्फ है, देखो बच्चा ये आपका क्या है, ये आपका पानी है, और यहाँ पे ये आपका क्या है, गैस है। तो आप कैसे बोलोगे? आप इसको बताओगे कि देखो बच्चा जब हम बर्फ को आग देते हैं, जब आप बर्फ को आग देते हैं तो जो बर्फ होता है पिघलता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, बर्फ क्या होता है, गर्मी से ही तो पिघलता है। आप बोलोगे हाँ सर गर्मी से ही पिघलता है, तो पानी बन गया। फिर पानी से गैस बनने के लिए क्या करेंगे, हम बॉइलिंग करेंगे तो फिर आपका गैस बन जाएगा, और फिर गैस क्या होता है, ठंडा होकर फिर से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो हम ये चीज़ बच्चों को जब स्किल सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप लिख के, तो बच्चों को क्या आएगा, मज़ा आएगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि विजुअल लर्निंग जो होता है वो ज़्यादा देर तक रहता है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहा है कीपिंग स्टूडेंट अलर्ट, बताइए ब्लैक बोर्ड पे आप लिख के स्टूडेंट को अलर्ट करोगे, गलत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइटिंग इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट बिफोर बजरंगबली। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय। देखो दोस्तों जो आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सीखना। कैसे सीखना? स्टेप बाय स्टेप सीखना। और ये स्टेप बाय स्टेप सीखना जो है ये किसने डेवलप किया था, तो बीएफ स्किनर ने। किसने डेवलप किया था? तो बीएफ स्किनर ने इसको डेवलप किया था। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है जो कि डेवलप किया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा, इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से आगे बढ़ता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझता है, फिर क्वेश्चन करता है और फिर फीडबैक देता है। समझ में आया? तो आप बोलोगे हाँ सर। जैसे आपका मशीन लर्निंग क्या है, तो आप बोलोगे मशीन लर्निंग सर पुराना वर्जन है। ठीक है, आप जानते हो ना कि मशीन लर्निंग क्या होता है, आपका एक प्रोग्राम है, तो मशीन लर्निंग क्या है, आपका पुराना वर्जन है। ठीक है, जो कि आज ऐप में यूज होता है। तो सबसे पहले बच्चा इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखता है। पहले बच्चा खुद से आगे बढ़ेगा, फिर कॉन्सेप्ट को सीखेगा, फिर क्वेश्चन करेगा, फिर अपना फीडबैक देगा। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बीएफ स्किनर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डेवलप किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है प्रगतिशील कक्षा वातावरण में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। दोस्तों देखो, अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, तो इसमें बच्चा को खुद से क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करना आना चाहिए। इसमें जो आपका टीचर होता है उसको सपोर्टर होना चाहिए, ना कि टीचर क्या हो, तानाशाह हो, डिक्टेटर हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है, यहाँ पे आपका लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। किसको? लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई साइंस का सब्जेक्ट है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो आपका साइंस होता है ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट भी करना होगा। जैसे पौधा कैसे बढ़ता है, तो बच्चा को आप बीज दे दिए और बोले कि चलो आप प्लांट लगाओ, वो स्कूल के पास लगाया, फिर वो डेली उसमें पानी डाल रहा है और वो क्या देख रहा है कि प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इससे वो सीख जाएगा कि प्लांट को ग्रो करते हैं तो कैसे करते हैं। समझ में आ गया। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होता है इसमें हम लोग को एक्टिव चीज़ों का जरूरत होता है, यानी एक्टिव इन्वेस्टिगेटर का जरूरी होता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चा जो होता है खुद एक्सप्लोर करता है, टीचर इसमें गाइड का काम करता है, ना कि डिक्टेटर का। और इसमें लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को क्या करते हैं हम लोग, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन इज, दोस्तों देखो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन का जो मेन प्रिंसिपल होता है ये यही होता है कि इसमें बच्चा जो होता है खुद से करके सीखता है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा को देखने या सुनने का मौका मिलता है। बच्चा जब कोई भी एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करेगा तो बच्चा को क्या होगा, वो चीज़ जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और ये मेथड लाइफ स्किल को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। जैसे मान के चलो मुझे बच्चों को फ्रैक्शन समझाना है। क्या समझाना है? फ्रैक्शन समझाना है। तो मैं क्या किया, पिज्ज़ा ले लिया और पिज्ज़ा को मैं इस टाइप से गोल है और इस टाइप से 4 टुकड़ा में डिवाइड कर दिया। मैंने बोला प्रिया तुम एक टुकड़ा उठाओ, प्रिया ने एक टुकड़ा उठाया। फिर मैंने बोला सूरज तुम 2 टुकड़ा उठाओ, सूरज ने 2 टुकड़ा उठाया। फिर मैंने बोला रोहन तुम 1 टुकड़ा उठाओ। इससे इनको ये बात पता चल गया कि ये जो आपका सर्कल था इसका पिज्जा का 4 टुकड़ा हुआ है, जिससे उनको
फ्रैक्शन समझने में मदद मिलेगा। अब जैसे मैं पूछा बच्चा से कि बताओ प्रिया को कितना टुकड़ा मिला, तो आप बोलोगे सर प्रिया को 1 टुकड़ा मिला। मैं बोलूँगा कितना टुकड़ा था, तो आप बोलोगे सर 4 टुकड़ा था, 1 2 3 4। तो इससे बच्चे को क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, बच्चा एक तरह से कॉन्सेप्ट को महसूस करता है, रटता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेक्स्ट बुक शुड बी, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है टेक्स्ट बुक का वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखो, जो आपका टेक्स्ट बुक होता है वो टेक्स्ट बुक क्या होता है, आपका एक हेल्पर होता है। टेक्स्ट बुक क्या होता है, आपका हेल्पर होता है। टेक्स्ट बुक कभी भी मास्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक क्या होता है आपका, एक तरह से आपको हेल्प करने का काम करता है। जैसे मान लो आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ना है तो वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन वो आपको समझा नहीं पाएगा। जो आपका टेक्स्ट बुक होता है उसमें ये बात एक तरह से रहता है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जो आपका टेक्स्ट बुक होता है इसका मतलब यही होता है कि आपके सोचने की क्षमता को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। जो भी आपका किताब होता है वो क्या करता है, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, कभी भी घटाता नहीं है। किताब में आप देखते होगे एक्सरसाइज रहता है, क्वेश्चन बैंक रहता है। वो क्यों होता है, ताकि जब आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो आप उसको क्या करो, आप उसको अच्छे से यूज कर पाओ और आप केवल याद ना करो, उसको सॉल्व भी करो। तो अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है टू गाइड द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो पहला ही सही बात है, जो आपका टेक्स्ट बुक होता है वो आपका हेल्प करने के लिए होता है। ठीक है, और जो आपका टेक्स्ट बुक होता है ये बताता है कि आपको क्या और कैसे पढ़ना है। कह रहा है थिंकिंग एबिलिटी को घटाने के लिए। बताइए अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपका थिंकिंग एबिलिटी घटेगा, क्या गलत बोल रहा है। तो इस बार बी फॉर बजरंगबली नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बजट इज पास बाई। दोस्तों देखो, जो आपका लाइब्रेरी होता है ये 3 टाइप का होता है। आपका एक होता है स्कूल लाइब्रेरी, एक होता है आपका कॉलेज लाइब्रेरी और एक होता है आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कभी भी पूछे कि स्कूल लाइब्रेरी का काम क्या होता है तो आप लोग बोलना कि सर जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है ना, इसका काम होता है बच्चों के अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट जगाना। क्या जगाना, बच्चों के अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट जगाना। जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होता है इसका उद्देश्य होता है कि आपको पास करवाना। जैसे आप बीएड में होगे, आप मान के चलो ग्रेजुएशन में होगे, तो आपका बुक बैंक होता था जहाँ से आप बुक पढ़ सकते थे, उसमें आपके सेमेस्टर के बुक रहते थे। तो इसका काम होता था बस आपको पास करवाना आपके सेमेस्टर का। और जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है इसका काम होता है रिसर्च के लिए आपको प्रेरित करना, उसमें आपको हेल्प करना। जो आपका लाइब्रेरी का बजट होता है यूनिवर्सिटी का, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ईसी के द्वारा, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता है वो डिसाइड करता है कि कितना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का बजट होगा, प्रिंसिपल नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन बी फॉर बजरंगबली। ठीक है, चलिए बताइए। कह रहा है एक गुड टीचर शुड बी, एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए। दोस्तों देखो मैंने आपको बहुत बार बता दिया। देखो कह रहा है ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। एक टीचर कभी भी ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता है। जो आपका टीचर होगा उसको हमेशा रिसोर्सफुल होना चाहिए, यानी उसके पास बहुत सारा आइडिया। ये जो आपका रिसोर्सफुल है इसका मतलब क्या हुआ, जो टीचर है उसके पास बहुत सारा आइडिया है, बहुत सारा आपके पास मटेरियल है। जैसे मैं अभी आप लोग का टेस्ट करवा रहा हूँ तो मैं उसमें क्या करता हूँ, बहुत सारा अपना आइडिया मटेरियल लगा रहा हूँ, तभी तो टेस्ट में आप लोग अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हो। बच्चों का क्या स्थिति है, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह में इतना बेकार स्थिति है कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो जो आपका रिसोर्सफुल होता है इसका मतलब हो गया टीचर के पास बहुत सारा आइडिया और मटेरियल होना चाहिए, जिससे क्या हो बच्चा खुद का खुद उसमें क्या करे, पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ रहे होगे, आप बोलोगे हाँ सर इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव होना चाहिए टीचर को। जैसे अगर कोई टीचर ग्रुप एक्टिविटी करवा रहा है तो बच्चों को क्या ले, बच्चों का राय ले कि आज क्या किया जाए। बच्चा उसमें मान लो कोई बच्चा बोला पोयम, तो बोलेंगे चलो आज हम लोग पोयम बेस्ड एक्टिविटी करते हैं। तो उसमें क्या होगा, बच्चा एक्साइटेड होगा। अब पोएम बेस्ड एक्टिविटी कैसे होगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं रेन रेन गो अवे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्टिंग करेंगे रेन रेन गो अवे का ऐसे, तो बच्चा को उसमें क्या होगा, समझ में आएगा। जैसे छोटे बच्चों को देखते हो छुप छुप करके रेलगाड़ी समझाया जाता है, ये ए स्टेशन बना दिया जाता है, बी सी डी इस टाइप से होता है, और इधर से बच्चों का रेलगाड़ी आता है। मैम बोलेंगी बी स्टेशन पे रुको, बी स्टेशन पे रुको, तो बच्चा बी स्टेशन पे रुक जाएगा, और फिर पूछा जाएगा बताओ बी स्टेशन पे कौन सा बच्चा है, तो मान लो सोनाली है। तो इस टाइप से समझाया जाता है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स जनरली अप्रिशिएट ए टीचर हु, बताइए जो आपका स्टूडेंट होता है वो किस टीचर को अप्रिशिएट करता है। दोस्तों याद रखना, एक जो टीचर होता है और स्टूडेंट होता है ना, इनके बीच में एक तरह से फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चा है, उसको इस टाइप का टीचर पसंद होता है जो हर बच्चा को समान मौका दे। ये नहीं सोचे कि
जो वो बच्चा रहे वो तो पढ़ने वाला ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप यकीन मानो हर बच्चा के अंदर यूनिक टैलेंट है। मेरे कमेंट में बहुत सारे टॉपर्स आके कमेंट करेंगे कि सर आप इतना एग्जाम्पल क्यों देते हो, तो मैं उनको बार बार ये चीज़ समझाता हूँ कि देखो आप टॉपर हो, आई रिस्पेक्ट यू, आप कहीं से भी पढ़ लोगे, बुक भी पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं उन बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, चाहे मेरे साथ 5 बच्चे जुड़े चाहे 10 बच्चे जुड़े, जिनको कुछ नहीं आता, जिनका बेसिक क्या है हिला हुआ है, मैं उनको समझा के रहूंगा और एक दिन आपके पौधान तक मैं पहुंचा दूंगा। यही मेरा हमेशा से गोल होता है। इसलिए मैं आप लोग को याद करवाने पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं आप लोग को समझाने पे बिलीव करता हूं। और आप लोग तो बीएड के स्टूडेंट हो, पता नहीं कैसे आप लोग ये बोल देते हो कि सर बस ऑप्शन का टिक लगा दो, ठीक है, आप लोग ऐसे चाहते हो स्टूडेंट जनरली अप्रिसिएटेड टीचर हूँ और इसका आंसर ये होगा। ये किसको करना नहीं आता है दोस्तों, आपको भी आता होगा, लेकिन यहाँ पे आप समझने ही आते हो ना, तो इसलिए समझा कीजिए। क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जिनके पास रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जो आपका स्टूडेंट होता है, बच्चा जो होता है, उस टीचर को पसंद करता है जो सबको क्या दे, समान मौका दे, ठीक है, किसी को ज़्यादा या कम ना दे, वो अपने क्लास में फेयरनेस रखे। ये नहीं कि सर अरे मोहित सर का तो फेवरेट स्टूडेंट दीक्षा है, ऐसा ना हो, मोहित सर का स्टूडेंट तो अच्छा स्टूडेंट तो रोहन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जब हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या आता है, मार्क्स आता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं अरे सर का तो वो फेवरेट स्टूडेंट था, सर का चमचागिरी कर रहा था इसलिए उसको 20 में 20 आ गया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर वो टीचर क्या हो जाते हैं, अनबायस्ड हो जाते हैं या बायस्ड हो जाते हैं, तो क्या होता है, नंबर घट जाता है, बढ़ जाता है, तो रिस्पेक्ट रहता है, नहीं रहता है। लेकिन अगर वही टीचर सबको बराबर दे तो हम लोग कभी भी, अगर अपना गलती होगा तो हम अपना गलती टीचर पे ब्लेम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो सबको क्या करे, इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बजरंगबली, ट्रीट ऑल स्टूडेंट इक्वली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है टीचिंग इज एन इंटरएक्टिव एक्टिविटी बिटवीन, बताइए। दोस्तों मैं आपको बार बार बताया था कि जो आपका टीचिंग होता है आपका ये एक दो तरफा प्रोसेस है। क्या इसमें केवल टीचर को नहीं बोलना होता है, इसमें स्टूडेंट्स को भी बोलना होता है। इससे क्या होता है, आपका इंटरेक्शन अच्छा होता है। जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग भी जवाब दे पाते तो कितना मजा आता, आप बोलते बहुत मजा आता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बजरंगबली। समझ में आया? जैसे अभी मैं पूछता बताओ बच्चों क्या समझ में आया, क्या आप बोलते हाँ सर आया समझ में, तो इसमें मजा आता है या नहीं आता, आप बोलोगे हाँ। क्या होता है, टीचिंग आपका एक दो तरफा प्रोसेस होता है जिसमें एक टीचर होता है एक स्टूडेंट होता है। टीचर जो होता है वो आपका बोलता है, इसमें स्टूडेंट्स को सारा चीज समझाता है, फिर स्टूडेंट सारा चीज समझ के टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करता है। इससे क्या होता है, जो आपका इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं यही आपका इंटरएक्टिव लर्निंग है। चलिए आपसे पूछ रहा है एक सही मूल्यांकन क्या है, एक सही मूल्यांकन में क्या नहीं होता है, बताइए। दोस्तों याद रखना, जो आपका सही मूल्यांकन होता है ये आपका इसके अंदर बायसनेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे वो रोहित नाम का बच्चा था, वो 2 साल से फेल कर रहा था तो उसका कॉपी आया तो हम उसका कॉपी चेक भी नहीं किए, पढ़े भी नहीं और उसको 20 में दे दिए 10 नंबर। बताओ भाई, हो सकता है कि वो रोहित नाम का बच्चा तीसरे साल बहुत मेहनत किया हो। मान लो हम कर रहे हैं ग्रेजुएशन और मेरा पहला साल का मार्क्स बहुत खराब था, दूसरे साल का भी मार्क्स बहुत खराब था, लेकिन तीसरे साल मैंने सोचा अरे मेरा मार्क्स खराब आ रहा है अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन टीचर के दिमाग में तो बैठ चुका है अरे रोहित नाम का बच्चा 2 साल से खराब नंबर ला रहा था। अब सर के पास गया कॉपी रोहित का, ठीक है, सर क्या कि अच्छा रोहित है ये तो पक्का ऐसे ही लगता है कुछ गाना वाना लिख दिया है, रोहित जबकि अच्छे से लिखा है 10 में 2 नंबर 3 नंबर। तो ये क्या हो गया, आपके बायसनेस को दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है कि आपने पर्सनल जजमेंट किया। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उस बच्चे का कॉपी को सही से जांचना चाहिए। यानी जैसे आप सारे बच्चों के लिए मानदंड फिक्स किए हो वैसे ही उस बच्चे के लिए भी आप फिक्स करोगे। इससे क्या होता है, इससे आप जस्टिस और ट्रस्ट दोनों को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि बच्चा वो जो रोहित है वो मेहनत किया है सर, तो आप उसको मार्क्स कैसे काट सकते हो, और ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे, क्या कह रहा है, वैलिडिटी बिल्कुल होना चाहिए। आज आप लोग का सीटेट का है वैलिडिटी या नहीं, आप इंडिया में किसी भी स्टेट का फॉर्म भरोगे तो वहां पे आप सीटेट यूज कर सकते हो, तो उसका वैधता, ये सही बात है बिल्कुल। फिर आपका क्या कह रहा है, रिलेबिलिटी जिसपे आप लोग ट्रस्ट कर सको, ये भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी ये भी आपका सही है, लेकिन दोस्तों आपका कह रहा है सब्जेक्टिविटी, ये आपका नहीं होगा। इसमें आप लोग कभी भी पर्सनल जजमेंट नहीं कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन यहाँ का गलत ऑप्शन क्या है, डी फॉर दुर्गा माँ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इज, बताइए जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है ये कैसा होता है। तो आप लोग बोलोगे सर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी होता है ये आपका क्राइटेरिया रेफरेंस बेस्ड भी होता है और आपका समेटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि आपका इसमें सर्टिफिकेट मिलता है। जो आपका समेटिव होता है इसमें क्या मिलता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो राइट ऑप्शन डी फॉर दुर्गा माँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ग्रेडिंग इज ए टाइप ऑफ, बताइए जो आपका ग्रेडिंग होता है वो क्या होता है। दोस्तों देखो जो आपका ग्रेडिंग होता है ये दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, क्या बोलते हैं, एक को हम लोग एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और एक को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने बोल दिया कि 90 प्लस जो बच्चा लाएगा उसको ए देंगे, 80 प्लस जो बच्चा लाएगा उसको हम लोग बी देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ग्रेड देने के लिए मार्क्स को फिक्स कर दिया। जैसे आपने बोला 70 प्लस जो लाएगा उसको हम सी देंगे, तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। समझ रहे हो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या हुआ, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में जो आपका मार्क्स होता है वो क्या हो जाता है, आपका फिक्स हो जाता है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में जो आपका मार्क्स होता है फिक्स हो जाता है। जैसे हम 60 प्लस पे डी देंगे, 50 प्लस पे हम फेल करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन जो आपका रिलेटिव ग्रेडिंग होता है दो टाइप का होता है। जो आपका रिलेटिव ग्रेडिंग होता है इसमें देखा जाता है कि जैसे मान के चलो क्लास का जो टॉपर मोहित है इसका नंबर 100 में 90 है। क्लास का एवरेज स्कोर जो है वो मान लो किसका है, वीना नाम की एक लड़की है जो एवरेज स्कोर लेके आई है 54, यानी क्लास का एवरेज स्कोर 54 है। और एक मान के चलो यहाँ पे कोई बच्चा है जिसका नाम है मायरा, ये मायरा कितना नंबर लेके आई है, 20 नंबर लेके आई है और ये क्लास की सबसे कम नंबर लाने वाली स्टूडेंट है। तो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे रिलेटिव निकालेंगे और रिलेटिव कंपेयर करके यहाँ पे मार्क्स देंगे। तो ये हो गया आपका रिलेटिव ग्रेडिंग। अब बताओ ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर ये आपका रिलेटिव भी होता है और एब्सोल्यूट भी होता है। तो आपका ऑप्शन बोथ ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द आउटलाइन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर इज, बताइए दोस्तों देखो जो आपका आउटलाइन होता है किसी भी सब्जेक्ट का जो आउटलाइन होता है वो कौन बताता है, तो आपका सिलेबस बताता है। आप लोग हमेशा किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस ढूंढते हो कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, आप ये डिसाइड करते हो, ठीक है। तो देखो जो आपका आउटलाइन होता है वो आपका होता है सिलेबस, ठीक है। करिकुलम का बात करें तो जो आपका करिकुलम है ये एक आपका बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि करिकुलम में आपका एम भी होता है, आपका मेथड भी होता है, आपका एग्जाम कैसे होगा ये भी रहता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे आउटलाइन बोला था तो सिलेबस होगा, क्योंकि सिलेबस में यही बात रहता है कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे आपका जो भी सिलेबस होता है उसमें ये रहता है आपको क्या पढ़ना है। जैसे हम लोग साइंस का बात करें तो हमको पता है कि 10th में हमको मोशन पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, यही आपका सिलेबस है। और क्यों और कैसे पढ़ना है, जैसे हम लाइट पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका करिकुलम है। तो समझ गए, सिलेबस होता है आपका सब्जेक्ट टॉपिक, ठीक है, कि मोशन पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, उसका उद्देश्य क्या है, ये आपका करिकुलम है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि करिकुलम जो है ये कौन से शब्द से मिलके बना है, ठीक है। हिंट दूं, बोलो बोलो, क्यूरे क्यूरे, ठीक है, अब बताना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है द ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीव्स इन द क्लासरूम इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। दोस्तों देखो अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ इन क्लासरूम का, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे देखो जो आपका ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज होता है ये भी बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है वैल्यूज, यहाँ पे आपका मूल्यों का बात कर रहा है, मानकों का बात कर रहा है और विश्वास का बात कर रहा है। ये मैं आपको समझा देता हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान के चलो ये एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम है रिया, इस बच्चे का क्या नाम है, रिया, और ये एक बच्चा है जिसका नाम है प्रिया। रिया और प्रिया, रिया प्रिया दोनों बहन है। रिया पढ़ती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रिया पढ़ती है किसी स्टेट के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो आप बोलो रिया के बोलने के स्टाइल में अच्छा होगा या प्रिया में, तो आप बोलोगे सर अगर देखो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिया का हम मानते हैं अच्छा होगा, रिया का बोलने का स्टाइल अच्छा होगा, रिया का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, रिया का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, रिया के अंदर एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सब क्या होगा, अच्छा होगा, रिया के अंदर समझने का स्किल अच्छा होगा। लेकिन देखो जो प्रिया है और रिया है दोनों तो ग्रेजुएशन ही कर रही है, दोनों तो ग्रेजुएशन ही कर रही है, लेकिन जो प्रिया है इसके बोलचाल में आप फर्क को पहचान सकते हो, ठीक है, इसके ड्रेसिंग सेंस में आप पहचान कर सकते हो। जैसे याद करो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग रिलेट कर पाओगे,
हम लोग बिहार से मजदूर जाते हैं ना पंजाब वगैरह खेती करने के लिए, वहां पे धान वगैरह काटने के लिए। तो आप देखते हो कि जब मजदूर वहां से रिटर्न आता है ना, तो वो आप ही के गांव का मजदूर है, मजदूरी करने गया है, और वहां से आकर पूरा हिंदी बोलने लगा, तेरे को मेरे को, और मैं तो पंजाब से आ गया भाई, ऐसे करके बात करने लगा। तो वो क्यों सीख पाया? वो क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में रहा, वो उसके लिए कोई क्लास नहीं किया। वो जो होता है आपका हिडन करिकुलम होता है। रिया जो आपकी रिया है वो अच्छा इस वजह से कर पा रही है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का वातावरण वैसा है। करिकुलम का हिस्सा नहीं है कि उसको बोलना, उसको चलना, उसको खाना खाने के लिए बैठने, ये सब चीज़ सिखाया जाएगा। लेकिन क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो उस चीज़ को सीख गया। आप देखोगे कभी भी किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के आप बाहर जाओगे, अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो उसके बाद जो अंडा वाला है, चाय वाला है, वो भी काफ़ी अच्छे से आपसे बात करेगा, आपको पढ़ा लिखा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ के बच्चों के साथ रहते रहते वो इन सब चीज़ों को क्या किया है, सीख गया है। तो जो आपका हिडन करिकुलम होता है, ये आपके करिकुलम में लिखा नहीं रहता है, लेकिन हम वहाँ पर रह के वहां के इन्वायरमेंट से हम लोग क्या करते हैं, सीख जाते हैं। समझ में आ गया? तो वही हमसे पूछ रहा था वैल्यू नॉर्म्स वगैरह, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हिडन करिकुलम। क्लियर? चलिए फिर कह रहा है आपसे द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग इज, बताइए साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग। दोस्तों देखो, अगर हम लोग बात करें साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के बारे में, तो जैसे मान के चलो कोई भी बच्चा है किसी विषय में, अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, इंटरेस्ट दिला देते हैं। जैसे आज मान के चलो कल से मैं आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों कल से हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, अरे एकदम मजा आ जाएगा, आपको मैं A to Z कंप्यूटर का सिखा दूंगा, कंप्यूटर को हलवा बना दूंगा। इस टाइप से आपके अंदर पूरा मोटिवेशन फूंक दिया, पूरा एनर्जी फूंक दिया, तो आप क्या होगा ना, आप कल के लिए एक्साइटेड हो जाओगे। जैसे याद है बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, सॉरी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो हम लोग एक्साइटेड थे कि नहीं थे? आज देखो आप उसका तीनों पार्ट रिलीज कर दिया गया है, ठीक है? तो आप लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो बताना। तो ये क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है ताकि आपका जो ये इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ताकि आपको इंटरेस्ट है, और जैसे ही आपका मूवी खत्म हो, मतलब नेक्स्ट पार्ट आए मूवी का, आप तुरंत जाओ देखने के लिए। जैसे सीरियल वगैरह में क्या करता है, एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट पे छोड़ देगा ताकि आप अगला एपिसोड जैसे ही आए वैसे ही देखें। होता है ना दोस्तों? आप बोलोगे हाँ सर। तो जो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर जो अफेक्ट करता है लर्निंग का, वो करता है आपका स्टूडेंट का इंटरेस्ट। वो क्या करता है आपका स्टूडेंट का इंटरेस्ट। इसी वजह से दोस्तों हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए कि कंप्यूटर में होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है? तो देखो कह रहा है टीचर्स का पर्सनालिटी नहीं, टीचर का पर्सनालिटी कभी भी लर्निंग को अफेक्ट नहीं करेगा। कह रहा है नेचर ऑफ सब्जेक्ट कभी नहीं करेगा। सब्जेक्ट के विषय से क्या मतलब, अगर बच्चा सीखना चाहेगा तो बच्चे से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। केस ऑफ स्टूडेंट ये भी गलत। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑप्शन है स्टूडेंट इंटरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सीखना ही नहीं चाहोगे तो मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, कितना भी एग्जाम्पल दे लूँ, आपको तो वो चीज़ बकवास लगेगा। तो रुचि, ध्यान और मेहनत ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? समझ में आया? अब जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं म्यूजिक सीखो, तो म्यूजिक आप तब सीख पाओगे ना जब आपको म्यूजिक पसंद हो, आपको गाना बजाना से इंटरेस्ट हो। और अगर नहीं होगा, बस आप नौकरी के लिए कर रहे हो कि नौकरी लग जाए मेरा म्यूजिक टीचर में, तो आप जल्दी से ना गाना सीख पाओगे ना बजाना सीख पाओगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर दुर्गा माँ, स्टूडेंट इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कह रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों याद रखो, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है ना, इसमें सबसे पहले आपको बच्चों को ईजी तरीके से समझाना चाहिए। कैसे? ईजी तरीके से समझाकर आपको हार्ड की ओर ले जाना चाहिए। इसमें आपको कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाना चाहिए, यानी चीज़ों से बच्चों के अंदर विचार को उत्पन्न करना चाहिए। उसके बाद जो बच्चा जानता है उसको जानते हुए आगे की ओर ले जाना चाहिए। यानी जैसे मान के चलो बच्चा को मैंने पहले क्या दिखाया, एप्पल दिखाया, ठीक है? तो एप्पल दिखाया और एक एप्पल दिखाया, तो बच्चा इससे क्या समझेगा, गिनती सीखेगा कि अच्छा ये एक एप्पल है। फिर मैंने बच्चा को दूसरा एप्पल दिखाया, तो बोलेगा अच्छा एक एप्पल, एक एप्पल। अब मैं बोलूंगा बताओ कितना एप्पल, तो बच्चा बोलेगा 2 एप्पल। समझ रहे हो? तो इस टाइप से आप सीखोगे। तो कह रहा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी आसान से कठिन, बिल्कुल सही है। कह रहा है चीज़ों से विचारों की ओर, बिल्कुल सही है। कह रहा है जो जानते हैं उसके आगे, तो मतलब जो आप जानते हो वो और जो आप नहीं जानते हो वो दोनों आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट टीचिंग लर्निंग। बताइए कौन सा फैक्टर जो है वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है। कह रहा है मैच्योरिटी, बिल्कुल आप लोग अभी बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होगे, बचपन में 2-3 में नहीं करते थे, तो ये तो आपका अफेक्ट करता है। मैच्योरिटी तो आपका अफेक्ट करता है। मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेशन भी आपका अफेक्ट करेगा। अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है तो आप कोई काम नहीं करोगे। कह रहा है लेवल ऑफ एस्पिरेशन। दोस्तों देखो जो आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन है ये भी मैटर करता है, ठीक है। अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो कोई भी चीज़ को आप अच्छे से सीख जाओगे और कर लोगे, तो ये भी मैटर करता है। लेकिन आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्री ये कोई मैटर नहीं करता है। हमारे क्लास को तो तमिलनाडु के भी बच्चे देखते हैं, ठीक है, साउथ के भी बच्चे देखते हैं, तो क्या हो गया, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। जबकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ फिर भी वो देखते हैं क्योंकि उनको मजा आता है। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दुर्गा माँ हो जाएगा। चलिए बताइए फ्लैश कार्ड क्या होता है, आपको जवाब देना है। दोस्तों देखो जो आपका फ्लैश कार्ड होता है ये आपका एक छोटा कार्ड होता है जिसमें आपका वर्ड लिखा हुआ होता है, जिसमें आपका क्या लिखा होता है, फॉर्मूला लिखा हो। जो आपका फ्लैश कार्ड होता है इसमें आपका वर्ड लिखा हुआ रहता है, आपका फॉर्मूला लिखा रहता है, आपका पिक्चर लिखा हुआ रहता है। ये फ्लैश कार्ड क्या होता है, आपको याद करने में हेल्प करता है। ये आपके विजुअल मेमोरी को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। जैसे ए फॉर एप्पल और एप्पल का डायग्राम, बी फॉर बॉल, ठीक है, ये सारा क्या है आपका फ्लैश कार्ड है। फ्लैश कार्ड जो होता है आपका टीचिंग एड मटेरियल के अंदर आता है। तो राइट ऑप्शन हम लोग क्या बोल देंगे, मेमोरी एड टीचिंग मटेरियल, और ये आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा याद दिलाता है। तो सी का होना प्यार है। और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का कह रहा है द बेनिफिट ऑफ हैंड ऑन लर्निंग इज। बताइए जो आपका हैंड ऑन लर्निंग होता है इसका बेनिफिट क्या होता है। इसका बेनिफिट यही है, हैंड ऑन का मतलब क्या हो गया, खुद से करना। इससे क्या होता है आपके अंदर क्यूरियोसिटी आता है, कॉन्फिडेंस आता है और आप रियल वर्ल्ड से जुड़ पाते हो, ठीक है। जैसे जब बच्चा साइंस लैब में खुद से एक्सपेरिमेंट करता है या गार्डन में पौधा लगाता है तो वो सच में क्या कर रहा होता है, सीख रहा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग न्यू स्किल और इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी, ठीक है। तो कंप्लीट मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा।